अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामईन कराम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज एक नए नावल के साथ हाजिर खिदमत हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वो रो रही थी, चीख चीख कर रो रही थी। उस वक्त उसकी हालत पागलों से भी बदतर मालूम हो रही थी। वो कहीं से भी एक नई नवेली दुल्हन महसूस नहीं हो रही थी। उसके रोने की आवाज़ उस आलीशान कमरे के अंदर कहीं घुट कर रह गई थी। वो कितनी आसानी से उस पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा गया था। क्या एक लड़की अपने किरदार को इस वजह से सींच सींच कर रखती है कि कल को कोई आए और एक लम्हे में उसकी इज्जत और वक़ार की धज्जियाँ उड़ा कर ले जाए? कहने को तो वो अब उसका शोहर था, लेकिन आज उसने सच्चे दिल से एक दुआ की थी कि इस जैसा शोहर खुदा किसी लड़की के नसीब में न लिखे, जो अपनी बीवी को तपते सहरा में नंगे पांव खड़ा करके खुद वहाँ से किसी आंधी तूफान की तरह गायब हो जाए। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक नया तूफान बर्पा ज़रूर कर गया था। वो उसे आज मालूम हुआ था कि माँ बाप का एक लड़की की ज़िंदगी में ना होना किस कदर उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। आज वो बिल्कुल अकेली थी उस भरी महफिल में, लेकिन शायद अच्छा ही था कि वो मौजूद नहीं थे, वरना वो आज बेकसूर होकर भी उनसे नज़रें कैसे मिलाती। वो दुखों में सब्र करने वाली लड़की आज एक बार फिर टूटी थी। आज उसका मर्द ज़ात से यकीन उठ चुका था। वो जो सोचती हुई आई थी कि शादी के बाद उसकी ज़िंदगी बिल्कुल पुरसकून हो जाएगी, वो उसका ख्वाब भी पूरी तरह से निस्तो नाबूज हुआ, जिसकी किरचियाँ उसके अंदर तक पावस्त हो चुकी थी। उसके दिल ने आज बड़ी शिद्दत से उससे एक सवाल किया, जब इंसान इस दुनिया में आता अकेला है, जाता अकेला है, तो अपनी ज़िंदगी के दरमियानी सफ़र में क्यों दूसरों पर यकीन कर जाता है और उसका ये यकीन करना उसके लिए नासूर बनकर रह जाता है। चाँद की 14वीं रात थी और घड़ी उस वक्त रात के 12 बजा रही थी। जहाँ हर तरफ उस वक्त सकूत का आलम था, वहाँ दो काली आंखें थीं जो उस वक्त नम थीं और अपने कमरे की खिड़की से चाँद का धुंधली आंखों से दीदार कर रही थी। दिमाग जहाँ उसका दुनियावी उलझनों में जकड़ा था, तो दिल खुदा से बार बार फरियाद कर रहा था कि उसकी मुश्किलात अब इख्तिताम की जानिब गामज़न हो जाएं। और अब थक चुकी थी वो, असल में इस दुनिया से थक चुकी थी, इस दुनिया के लोगों से थक चुकी थी। अब देखना ये था कि उसकी मुश्किलात का अब खात्मा होना था कि उसके लिए नई आजमाइशों की शुरुआत। वो ज़िंदगी के उस धारे पर खड़ी थी जहाँ वो बहुत मायूस हो जाती, कभी तो कभी उम्मीद की एक किरण उसे नज़र आती, तारीकी को चीरते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए। लेकिन कुछ पलों के लिए अब उसने खिड़की से हटकर अपने बिस्तर की तरफ कदम बढ़ाए, ताकि अब वो सो सके, क्योंकि एक बुरे दिन का तो इख्तिताम हो चुका था। एक और बुरे दिन को एक बार फिर से देखने के लिए, जीने के लिए, सहने के लिए। उठ जा कलमोही, अभी तक मरी पड़ी है। सारी रात सोते सोते तेरा दिल नहीं भरा? उठ और उठ के नाश्ता बना सबके लिए। वो जो कुछ वक्त पहले ही फजर की नमाज़ पढ़कर सोई थी, एकदम ताई रेहाना की आवाज़ पर हड़बड़ा कर उठी और फ़ौरन डर से भागकर गुसल खाने की तरफ बढ़ी। लेकिन फिर भी ताई रेहाना की आवाज़ आना बंद नहीं हुई। वो अभी भी चिल्ला रही थी कि उसके मरे हुए माँ बाप को भी साथ ही कोसे जा रही थी। खुद तो मर गए, लेकिन मेरे लिए जान का अजाब छोड़ गए। उनके ये अल्फाज सुनते ही वो फूट फूट कर रोई थी और अपनी आवाज़ को बाहर जाने से रोकने के लिए उसने मुंह पर अब हाथ रखा था। उसने अपनी सिसकियाँ तो रोक ली थी, लेकिन ताई रेहाना की बाहर से आती आवाज़ को नहीं बंद कर पाई थी। अब उसने हिम्मत करते गुस्ल लिया और थोड़ी देर बाद वो बाहर निकली ताकि नाश्ता बना सके, और नाश्ता बनाने के बाद उसे यूनिवर्सिटी भी तो जाना था। वो आज पहले ही लेट हो चुकी थी। उस वक्त अबीर नाश्ता बना चुकी थी और आराम से टेबल पर लगा रही थी। अभी वो नाश्ता लगा रही थी कि घर में एक और गूंज उठी थी, और ये आवाज़ रुकैया की थी, जो कि अबीर की तायाजाद थी, इंतहाई मगरूर बदतमीज़ तबीयत की मालिक लड़की कि रेहाना बेगम की सारी सिफ़ात उसमें कूट कूट कर भरी पड़ी थी। अबीर, अबीर, मेरा नाश्ता किधर है? मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ, जल्दी करो और जल्दी से मुझे नाश्ता दो। लहजा खासा हुक्मराना था। अबीर ने खामोशी से उसके सामने लाकर नाश्ता रख दिया। जैसे ही वो टेबल पर आकर बैठी थी, उसने जब नाश्ते में ऑमलेट देखा तो उठाकर प्लेट ज़मीन पर दे मारी। ये क्या बनाया है तूने? तुझे पता नहीं कि मैं नाश्ते में फ्राई अंडा खाती हूँ? उसने अब के बढ़ते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसकी कमर के पीछे ले जाकर घुमाया, जिससे अबीर की चीख निकली थी और आंखों से आंसू बहे थे। अबीर अपने आप को उससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, इतने में रेहाना बेगम भी आ चुकी थी। अबीर अपने आप को उससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी कि इतने में रेहाना बेगम भी पहुंच चुकी थी और अब सारा मामला समझने की कोशिश कर रही थी, जो उन्हें ज़मीन पर देखे अंडे की प्लेट देखकर समझ आ गया।
उन्होंने भी रुकैया को रोकने की कोशिश नहीं की। अभी रुकैया का हाथ उसके बालों तक जाता कि बाहर उसकी वैन आ चुकी थी। और अब वो उसे छोड़ते बाहर निकली और अबीर दर्द की शिद्दत से नीचे जा गिरी। रेहाना बेगम रुकैया के पीछे भागी थी और अबीर के कानों में अब एक और आवाज़ पहुंची, रुकैया रुकैया रुक जा, नाश्ता तो करती जा मेरी बच्ची। लेकिन शायद वो जा चुकी थी और अबीर को पता था कि अब बेटी के बाद माँ से उसकी क्लास लगनी थी। रुकैया के जाने के बाद उसे रेहाना बेगम ने अच्छी खासी सुनवाई थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उनके चक्कर में उसकी क्लास भी मिस हो गई थी, इसलिए वो यूनिवर्सिटी नहीं गई और अब अपने कमरे में बैठी अपनी हथेली की लकीरें देख रही थी। हर वक्त बरसने वाली आंखें उस वक्त वीरान थी। अभी वो हथेलियों की लकीरों को देख ही रही थी कि उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। जानती थी कि आने वाली हस्ती कौन है, क्योंकि वही उसके दरवाजे पर दस्तक देकर आते थे। उसके ताया मजीद अलवी और सफ़ीर अलवी दो ही भाई थे जो लोअर मिडिल क्लास ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। मजीद अलवी की शादी अपनी फुफ्फोज़ाद रेहाना से हुई, जो कि बहुत बददिमाग, जालिम और अनापरस्त औरत थी। मजीद साहब भी कुछ कम नहीं थे। वो लालच और हसद से भरे हुए इंसान थे, और फिर हासिद लोग तो अल्लाह की नेमतों से महरूम ही रहते हैं। वो शुरू से अपने छोटे भाई से जलते आए थे, और फिर एक वक्त आया कि अल्लाह सफ़ीर अलवी को कामयाबी की ऊंचाइयों तक ले गया और मजीद साहब के पास सिर्फ हसद और जलन ही बचा। सफ़ीर अलवी ने अपनी पसंद की शादी की थी। सफ़ीर अलवी की शादी से उनके माँ बाप खुश नहीं थे, इसलिए उन्हें घर से निकाल दिया गया। लेकिन उनकी बीवी का ताल्लुक़ अमीर घराने से था। वो शादी के बाद एक अच्छी जीवन साथी साबित हुई। चूँकि उनकी बेगम इकलौती थी, इसलिए उनकी सारी जायदाद, वालिद की सारी जायदाद उन्हीं के लिए थी। लेकिन सफ़ीर साहब को ये कतई मंजूर ना था कि वो उनके साथ उनके घर में रहे। लेकिन फ़ातिमा बेगम ने ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन उन्हें अपने घर में रहने को मना लिया था और उन्हें अच्छी खासी रकम देकर कारोबार शुरू भी करवाया था, जो फिर सफ़ीर साहब ने कारोबार के सेटल होते ही उन्हें लौटा दी। और यहाँ पर एक बार फिर अल्लाह ताला पर उनकी एक नेमत का नज़ूल हुआ, जिसमें एक नेमत अबीर की पैदाइश भी थी। और अबीर जब 10 साल की थी तब सफ़ीर साहब ने उसका निकाह अपने दोस्त मीर खानज़ादा के बेटे अज़लान खानज़ादा से कर दिया, जो 18 साल का था, और उनकी रुखसती 21 साल की उम्र में तय पाई थी। अज़लान इस निकाह से हरगिज़ खुश ना था, इसलिए वो निकाह के फ़ौरन बाद ही अमेरिका अपनी तालीम मुकम्मल करने चला गया। कुछ अरसे बाद मीर खानज़ादा ने भी अपना बिजनेस वहाँ शिफ्ट करके अमेरिका अपने बेटे के पास ही सेटलमेंट कर ली। दोनों ख़ानदानों की ज़िंदगी बड़ी अच्छी और पुरसकून गुजर रही थी कि फिर एक दिन अबीर अलवी के ख़ानदान को ले डूबा और उसके वालिदैन एक कार एक्सीडेंट में खालिक हकीकी से जा मिले। उस वक्त अबीर 13 साल की हो चुकी थी। उसके वालिदैन की मौत पर उसके ससुर और सास तो आए थे, लेकिन वो ना आया, और उसके वालिदैन की तदफीन के बाद वो वापस लौट गए, इस वादे के साथ कि अबीर के 21 साल के होने पर उसको रुखसत करके ले जाएंगे। अबीर की सारी जिम्मेदारी अब उसके ताया मजीद अलवी पर आ चुकी थी, और यहाँ से हुई थी उसकी ज़िंदगी के इम्तहानात शुरू। आ जाए। अबीर ने अंदर आने की इजाज़त दी। मजीद अलवी अंदर दाखिल हुए। वो आज ही वापस आए थे किसी बिजनेस ट्रिप से, क्योंकि उसकी जायदाद की बदौलत अब वो भी गरीब नहीं रहे थे। मजीद अलवी अंदर दाखिल हुए तो वो आज खड़ी नहीं हुई थी। वो कुछ ठिठके थे, लेकिन फिर इग्नोर कर गए। वो खुद उसके पास चलते हुए आए, उसके सर पर हाथ रखा। हाल अहवाल पूछने के बाद वो उससे मुखातिब हुए। अबीर, मैंने तुमसे बहुत अहम बात करनी है। आज तुम्हारे ससुर की कॉल आई थी और वो कुछ दिन में पाकिस्तान आ रहे हैं तुम्हारी रुखसती के लिए। वो उसे बात बताकर दुआएं देकर बाहर निकल गए, और पीछे अबीर की आंखों में से आंसू बह निकले। या अल्लाह, काश सच मेरे सामने ना आता और वाहिद रिश्ता जिसे मैं मुखलिस समझती थी वो मुझसे दूर ना होता। कुछ वक्त पहले रेहाना से जलील होने के बाद जब अबीर कमरे में आई तो उसे याद आया कि दिन का खाना भी उसे बनाना है। अब उसका बाप उसके सर पर मौजूद नहीं, जिसकी बदौलत उसके पीछे नौकरों की फौज दौड़ती थी। इसलिए वो दोबारा किचन की तरफ जाने के लिए कमरे से निकली, ये सोचते हुए कि बाद में वो बैठकर अपने साथ बीती का गम बनाएगी। लेकिन हाय रे अफसोस, उसके कानों में जो बातें टकराई उन्होंने उससे आखिरी खूनी रिश्ता भी छीन लिया। मजीद साहब, मैं आपसे कह ही दे रही हूँ, कब से कह रही हूँ, इस आफत को यहाँ से चलता करें, लेकिन आप कोई जायदाद की पड़ी थी, देख लिया ना, जायदाद भी हाथ नहीं आई। ये जायदाद भी उस कल मुही के नाम हो जाएगी अगले महीने, उसके 21 के होते। ये रेहाना की आवाज़ थी जो उनके कमरे से आ रही थी।
उसे अब इंतज़ार था मजीद साहब की आवाज़ का। उसने दिल से दुआ की थी कि वो कुछ गलत ना बोले, लेकिन कुछ दफ़ा दुआएं इंसान की बेहतरी के लिए कबूल नहीं होती शायद। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है रेहाना, तुम इसकी फ़िक्र मत करो। कल मीर खानज़ादा का फ़ोन आया था, वो उसकी रुखसती चाह रहे हैं, वो भी इसी महीने। मैं इसकी सालगिरह से पहले इसे रुखसत करके अमेरिका भेज दूंगा, कभी वापस ना आने के लिए, और इस तरह ये जायदाद हमारे कब्जे में ही रहेगी। और इसका क्या, ये तो मेरी उंगली के इशारे पर चलती है। तुम्हें भी कहा था इससे आराम से पेश आया करो ताकि अपना मतलब निकाल सको, लेकिन नहीं, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मेरी बात कहाँ समझ आती है। अबीर का ये सुनते ही अपने कदमों पर खड़े रहना मुश्किल हो गया था, इसलिए वो अपने आंसुओं और सिसकियों को रोकते वहाँ से भागी थी। या अल्लाह, इन लोगों को ये सब करते आपसे खौफ क्यों नहीं आ रहा? क्या इन्होंने वो आयत नहीं सुनी कि जिसका तर्जुमा है, बेशक वो लोग जो जुल्म करते हैं, यतीमों का माल खाते हैं, वो अपने पेट में बिल्कुल आग भरते हैं और अनकरीब ये लोग भड़कती हुई आग में जलेंगे। एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका था। अबीर की आंख खुली तो उसने देखा रुकैया उसके बाजू में ही सो रही थी। उसके कमरे का एसी ख़राब होने की वजह से वो उसके कमरे में आ गई थी। वाकई में एसी ख़राब था या उसके आने की कोई और वजह थी, ये वो नहीं जानती थी। अब वो उठी तो वॉशरूम की तरफ बढ़ी। अभी वो बढ़ी ही थी कि बाहर से उसे रेहाना बेगम की आवाज़ सुनाई दी, जो शायद रुकैया को जगाने आई थी। उठ जा मेरी रानी, उठ जा बेटा, सुबह हो गई, फिर तुझे यूनिवर्सिटी भी तो जाना है। रेहाना बेगम उस वक्त इतने मीठे लहजे में रुकैया से मुखातिब थी। उसे आवाज़ देने के बाद उन्होंने वॉशरूम के दरवाजे की तरफ और गुस्से से उसकी जानी पड़ी थी और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा। ओए कल मुही, तू क्या सारा दिन अंदर ही घुसी रहेगी? बाहर निकल और काम कर। उस वक्त उनकी आवाज़ बहुत ऊंची थी। अम्मा आहिस्ता, सुबह सुबह क्या खा लिया है जो तेरी आवाज़ इतनी निकल रही है? आहिस्ता बोला कर, अगले बंदे के कान फाड़ खाती है। रुकैया बदतमीज़ी से कहती माँ को जलील करती वहाँ से जा चुकी थी। दूसरों की औलाद को तकलीफ़ पहुँचाते पहुँचाते हम भूल जाते हैं कि अपनी ही औलाद को, जो फिर हमारे लिए कुदरत की तरफ से इम्तहान और सज़ा बनकर खड़ी हो रही होती है। अबीर ने हस्बे मामूल खाना बनाया और साथ में ही अपना काम करके यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी पकड़ी। रुकैया पहले ही जा चुकी थी। अगरचे वो जाती तो एक ही यूनिवर्सिटी में थी, लेकिन आती और जाती अलग अलग थी। रुकैया को पसंद नहीं था अबीर के साथ जाना। उसका कहना था कि वो उस यतीम के साथ नहीं जाएगी, और साथ ही साथ उसे यूनिवर्सिटी में ये बात बताने को भी मना किया गया था कि वो उसकी कज़न है। अभी वो यूनिवर्सिटी से निकलती कि उसे याद आया कि उसकी जेब खर्ची ख़त्म हो गई है। एक बार उसने सोचा कि जाकर ताई से मांग ले, लेकिन बाद में उसे उस घर में अपनी हैसियत याद आई। वो रुकैया नहीं थी जिसे उसकी मुँह मांगी जेब खर्ची मिलती थी। अभी यूनिवर्सिटी जाने से पहले भी वो अच्छी खासी रकम लेकर गई थी माँ से, जिनका वो क्या करती थी किसी को नहीं पता, और उसका पता जल्द ही लगना था। उसने बगैर पैसे मांगे बाहर कदम बढ़ाए। गाड़ी वाला बाहर आ चुका था। आधे घंटे में वो अब यूनिवर्सिटी में मौजूद थी। वो जैसे ही यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुई, रुकैया उसे अपनी आवारा दोस्तों के साथ खड़ी मासूम लड़कियों को तंग करती नजर आए। उनके सारे ग्रुप का काम यही था, शरीफ घर से आने वाली बापर्दा लड़कियों को तंग करना, क्योंकि उनके मुताबिक उनका लिबास इस काबिल नहीं था कि वो यूनिवर्सिटी में पहन कर आया जाए। खुद तो वो चुस्त लिबास पहन कर आती थी जो उनके मुताबिक मॉडर्न था, लेकिन अबीर और उस जैसी कई लड़कियों के लिए बेहयाई की निशानी। अभी रुकैया और उसके बाकी ग्रुप की लड़कियां उन्हें तंग कर ही रही थीं कि उनके ग्रुप के लड़कों की आमद हुई, और आते ही उन्होंने जिन नज़रों से उन सबको देखा वो अबीर को डूब जाने के लिए काफ़ी था। लेकिन रुकैया और उसके बाकी ग्रुप की लड़कियों को उससे कोई गर्ज ना थी। अबीर अब वहाँ से आगे बढ़ी क्योंकि वो अब मज़ीद वहाँ नहीं ठहर सकती थी। उस वक्त वो ब्लैक गाउन में थी जिसके ऊपर ग्रे कलर का स्टॉलर था, और काला अरबी नकाब भी उसने लगा रखा था जिसमें उसकी काली सी आंखें नज़र आ रही थी। वो अपनी क्लास में पहुंची, अपनी सीट पर आकर बैठी, और यूनिवर्सिटी में ख़ास दोस्तियां उसने पाली ही नहीं थी। लड़कियों से उसकी हेलो हाई थी, लेकिन क्लास तक, और लड़कों को तो वैसे मुंह नहीं लगाती थी। वो अपने किरदार को सींच कर रखने वाली लड़की थी। अबीर कल क्यों नहीं आई? अभी वो आकर बैठी ही थी कि उसकी एक हम जमात उसके पास आन बैठी और कल ना आने की वजह पूछी। उसने किताब से सर उठाया और उसकी तरफ देखा था। सोचने लगी कि अब उसको क्या बताए अपने घर के हालात। उसने अपने घर के हालात किसी से शेयर नहीं किए थे। वो नहीं चाहती थी कि लोग उससे हमदर्दी करें। उसे हमदर्दी से सख्त चिढ़ थी। अब ये क्लास खत्म होने के बाद बाहर आई और ग्राउंड में बैठकर अपने नोट्स तैयार करने लगी। उसे घर में ज़्यादा वक्त नहीं मिलता था। अभी वो काम कर ही रही थी कि उसके सामने कोई आकर बैठा था। उसने आंखें उठाकर देखा और फिर आने वाली हस्ती को इग्नोर करते अपने काम में मसरूफ हुई। सामने वाली हस्ती को अपना इग्नोर होना पसंद नहीं आया था शायद, इसलिए उसने खुद ही बात की शुरुआत
मुझे आपसे हेल्प चाहिए थी, उम्मीद है कि मिल सकती है। अब की बार अबीर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। वो तो समझी थी कि उसे इग्नोर करने की वजह से वो उठ जाएगा, लेकिन शायद वो भी कोई ढीठ ही था। एक्सक्यूज मी मिस XYZ, क्या आपको पूरे ग्राउंड में मैं ही नजर आ रही हूँ? आपको लड़के नजर नहीं आ रहे? जाए उनसे मदद मांगे, मैं आपको कोई मदद नहीं कर सकती। माजरत, वो गुस्से से कहती वहां से उठ खड़ी हुई थी। अभी वो पीछे मुड़ी थी कि उसके पीछे रुकैया खड़ी थी जो उसका हाथ पकड़ते उस अनजान आदमी को मुस्कुराहट देते उसे वहां से ले गई। वो अपने टोले के साथ जा रही थी कि उसे अबीर के पास एक हैंडसम शख्स बैठा नजर आया और वो इसीलिए वो उसकी तरफ आ गई। ये हैंडसम कौन था? रुकैया ने पूछा। आप ही मैं नहीं जानती, मदद मांग रहा था, मैंने इनकार कर दिया। रुकैया अबीर से 4 साल बड़ी थी। अबीर का MA पूरा होने वाला था, लेकिन रुकैया अपनी हरकतों की वजह से BA में ही फंसी थी। तो कर देती ना मदद, कितना हैंडसम था, या मेरी तरफ भेज। अबीर उसकी बात काटती बोली, आप ही क्या बोल रही हैं? आपको समझ आ रही है? ताया ताई हमें यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, ना कि अनजान लोगों की मदद करने। और मैंने सुबह आपको देखा था वहाँ आपके दोस्तों के साथ। आप ही लड़कियों में इतना रोब होना चाहिए कि कोई उनसे बात करने से पहले 100 बार सोचे। एक लड़की को कभी भी किसी के लिए तफरी का सामान नहीं बनना चाहिए। मैंने लोगों की आंखों में जो हवस देखी है वो मैं बयान नहीं कर सकती। अभी वो और कुछ कहती कि रुकैया की आवाज एक बार फिर गूंजी, बस अबीर अलवी, अपने औकात में रहो, मेरी जिंदगी में घुसने की कोशिश भी मत करना। और क्या कहा तुमने? मैं तफरी का सामान हूँ? तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम क्या समझती हो? मैं नहीं जानती कि तुम इन 7 पर्दों में छुप कर भी लोगों को अपनी तरफ कैसे मुतवज्जो करती हो। उसकी एक निशानी तुम्हारे पास बैठा वो शख्स था, तुमने उसे कोई सिग्नल दिए होंगे ना, तभी वो तुम्हारे पास आकर बैठा था। वो उसे एक बार फिर जलील करती वहां से जा चुकी थी अपने इन आवारा दोस्तों की तरफ, और पीछे से अबीर ने अपना माथा पीटा था। क्या जरूरत थी मुझे इस शहद की मक्खियों के छत्ते में हाथ डालने की, जबकि मुझे मालूम था उल्टी मेरी बेइज्जती होनी है। इसने ठीक नहीं होना। अबीर ने अपने आप को कोसा, क्योंकि एक बंदा जो फैसला कर ले उसे राह रास्त पर नहीं आना, तो उसे कोई राह रास्त पर नहीं ला सकता जब तक वो मुंह की ना खा ले। दूसरी तरफ वो शख्स अब किसी से फोन पे बात कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम बाबा, मुझे रुखसती से कोई एतराज नहीं, आप अबीर अलवी के घर जा सकते हैं। उसने इतना कहते कॉल काट दी और अपने कदम पार्किंग की तरफ बढ़ा दिए। मीर साहब हाथ में मोबाइल को पकड़े हैरानी से देख रहे थे कि ये उनके बेटे के ही अल्फाज थे ना, या उन्हें सुनने में कोई गलतफहमी हुई है। उन्होंने अब हलीमा बेगम को आवाज लगाई, जो उसी वक्त किचन से निकलकर उनकी तरफ आई। हलीमा बेगम, आपके बेटे को अकल आ चुकी है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि उसे अकल आई कैसे। पिछले 1 माह से मैं उसकी मिन्नतें कर रहा हूँ, लेकिन मजाल है उसे मेरी बात समझ आए, और आज खुद फोन करके कह रहा है कि उसे रुखसती से कोई एतराज नहीं। इसलिए आप आज ही तैयारी पकड़े अबीर बेटी के घर जाने की, इससे पहले कि वो आपका नालायक बेटा फिर से मुकर जाए। अजलान को नालायक कहने पर हलीमा बेगम ने मुंह बनाया था। उन्हें अजलान को नालायक कहना पसंद नहीं आया, इसलिए बोली, कान खोल कर सुन ले, मेरे बेटे को मेरे सामने नालायक ना कहा करे, वो बहुत होनहार बच्चा है मेरा। और वाकई इसमें कोई शक भी नहीं था। उसने बिजनेस की दुनिया में बहुत जल्द अपना नाम बनाया था, और अब वो बिजनेस का किंग माना जाता था, और अब वो बिजनेस की दुनिया में किंग के नाम से जाना जाता था। उसकी उम्र 29 साल थी, लेकिन उसने 23 साल की उम्र में अपना नाम बना लिया था। ना सिर्फ नाम बनाया, बल्कि अपने खानदानी बिजनेस को भी तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जो कि उसके बाप की दिल की बीमारी की वजह से डूबने वाला था, क्योंकि वो ज्यादा वक्त बिजनेस को दे नहीं पा रहे थे। और रही बात अबीर के घर जाने की, तो मैं तैयार हूँ, आप उनको कॉल कर दें, हम शाम में चलते हैं। ये कहते हुए उनके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। जी ठीक है, कोई मसला नहीं, आप जिस वक्त भी आए, आपका अपना घर है। रेहाना बेगम अभी कॉल पर हलीमा बेगम से बात कर रही थी, और उस वक्त उनसे बात करते उनकी जुबान शहद उगल रही थी। अब वो बात करके कॉल रख चुकी थी। शुक्र है इस आफत की पुड़िया से जान छूटेगी, उन्होंने दिल में सोचा। अभी वो अपनी सोचों में मगन थी कि अभी घर में दाखिल हुई। उसके सलाम ने रेहाना बेगम का ध्यान भटकाया। वो सलाम करके अपने कमरे में जा रही थी कि रेहाना बेगम की बात ने उसके कदम रोके। शाम तक तैयार रहना, आज तुम्हारे ससुराल वाले आएंगे, और शुक्र है जान छूटेगी तुमसे। वो उनके अल्फाज सुनती कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में पहुंचते उसने दरवाजा बंद किया। उसके कानों में रेहाना बेगम के अल्फाज गूंजे। उसके दिल ने सवाल किया, क्या वो दुश्मन जान भी आएगा? क्या अब मुश्किलात खत्म हो जाएंगी? उस वक्त उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। दिल में फिर से एक उम्मीद की किरण जागी कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। शाम में अबीर के ससुराल वाले आ चुके थे, और उस वक्त वो उन्हें चाय सर्व कर रही थी।
अबीर ने काले रंग का जोड़ा पहन रखा था और साथ ही लाइट सा मेकअप भी किया हुआ था। बाल उसने खोल रखे थे जो आधी कमर तक दराज थे। सर पर दुपट्टा अच्छे तरीके से सेट था। हलीमा बेगम को तो वो बचपन से ही बहुत पसंद थी और अब तो बड़ी होकर और खूबसूरत हो चुकी थी। उन्हें वो अपने बेटे का परफेक्ट मैच लगी, क्योंकि उनके बेटे के मुताबिक उसकी बीवी शर्म हया वाली होनी चाहिए थी, जो खुद को सिर्फ अपने शोहर तक महदूद रखे, क्योंकि उसने अमेरिका में जो बेहयाई देखी थी, उसने उस बेहयाई से कान पकड़े थे। जहां लड़कियों को इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट किसी चीज का कुछ नहीं पता था, वो हर वक्त दूसरे की बाहों में गुजारने के लिए वक्त तैयार रहती थी। इधर मेरे पास आकर बैठी बेटी। अबीर के कानों में हलीमा बेगम की मीठी आवाज गूंजी, जो उस दुश्मन जान को न देखकर मायूस हो चुकी थी। हलीमा बेगम की आवाज ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। वो जाकर उनके पास बैठी थी। अब अपनी बातों में मसरूफ हो चुके थे सब। जब मीर साहब ने बोलना शुरू किया, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ क्यों हाजिर हुए। हम चाहते हैं कि ये रुखसती इसी महीने के आखिर में हो जाए, और अजलान की साथ ही ख्वाहिश है कि उनका निकाह भी रुखसती के दिन दोबारा हो, क्योंकि निकाह के वक्त अभी छोटी थी। हमारी तरफ से आपसे जहेज की कोई डिमांड नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि दोबारा निकाह और रुखसती में आपको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि अगले माह अजलान की बहन के पेपर होंगे तो वो यहाँ मौजूद नहीं होगी। और रही बात अबीर बेटी के इम्तहानों की, तो उनके पेपर भी अगले माह। ये और अजलान इनकी रुखसती होने के बाद तब तक यहाँ रुकेंगे जब तक इनके इम्तहानात नहीं हो जाते, फिर ये भी अमेरिका वापस आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इतराज ना होगा। मजीद साहब तो जहेज वाली बात सुनकर ही खुश हो गए थे, इसलिए फौरन रजामंद हो गए, जबकि रिहाना बेगम का तो मुंह बना हुआ था उनका ग्लैमर देखकर, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसके ससुराल वाले तो सड़क पर आ चुके हैं, लेकिन उनके ठाट बाट देखकर लगता नहीं था। अभी उन्हें बातें करते हुए कुछ ही देर हुई थी कि रुकैया की आमद हुई। वो तो बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर इम्प्रेस हो गई थी। अंदर आई तो उसे पता चला कि अबीर के ससुराल वाले आए हुए, और आज वो पहली बार पछताई देर से आने पर। उसने सोचा काश थोड़ा पहले आ जाती तो शायद उसका भी टांका फिट हो जाता। फिर उसने सोचा वक्त तो अभी भी हाथों से नहीं निकला है, इसलिए उसने अपनी हालत दुरुस्त की और हॉल की तरफ बढ़ी। वो सुबह वाली चुस्त पैंट शर्ट में मलबूस थी। अंदर आते ही उसने सलाम किया और वहां आकर बैठ के उसका लिबास तब्दील देख हलीमा बेगम ने इस्तफसार किया। कहने को तो उनकी बेटी भी अमेरिका में पली बड़ी थी और मगरबी लिबास पहनती थी, लेकिन उसका लिबास ऐसा नहीं होता था, शायद तरबियत का फर्क था। मैं रुकैया एक आंख नहीं भाई थी, जबकि मीर साहब ने नजरें झुका ली। रुकैया को अपना इग्नोर होना पसंद नहीं आया, क्योंकि उसके सलाम के जवाब देने के बाद किसी ने उसे मुखातिब नहीं किया, और ये बात रेहाना बेगम ने भी नोट की, और ये बात उन्हें आग लगा गई थी और ज्यादा। इसलिए वो खुद ही बोली, मेरी बेटी रुकैया माशाल्लाह बहुत होनहार है। ये जो समोसे हैं इसी ने बनाए। हलीमा बेगम को समोसे पसंद आए, इसलिए इन्होंने समोसे को निशाने पर रखा, और अबीर को 440 वोल्ट का झटका लगा उनकी बात सुनकर, क्योंकि समोसे कुछ दिन पहले उसने बनाकर फ्रीज करके रखे थे, और फिर भी कोई खातिर खा तवज्जो उसे नहीं मिली। इसलिए रुकैया ने वहां से गुस्से से उठकर पांव पटके और निकल गई। रुकैया जली भुनी उस वक्त अपने कमरे का चक्कर लगा रही थी। उसे अपना इग्नोर होना पसंद नहीं आया। वो कमरे की एक एक चीज उठाकर फेंक रही थी, लेकिन गुस्सा था कि कम नहीं हो रहा था। अभी वो चीजें तोड़ी रही थी कि उसे गाड़ियां चलने की आवाज आई, मतलब वो लोग जा रहे थे। वो उन्हें खिड़की में से जाता हुआ देख रही थी। हलीमा बेगम उस वक्त अबीर से मिल रही थी और अबीर मुस्कुरा रही थी। अबीर के मुस्कुराने ने जलती पर तेल का काम किया था। अभी वो उन्हें देख ही रही थी कि पीछे से रेहाना बेगम की आमद हुई। वो दरवाजा खुलने की आवाज पर पीछे मुड़ी और बोली, अम्मा तूने तो कहा था कि वो लोग सड़क पर आ गए, लेकिन इनके तो ठाट बाट से नहीं लगता। हाँ, तेरे अब्बा ने बताया मुझे, आज से कुछ साल पहले इस कल मुही के ससुर को हार्ट अटैक आया था, और उसके बाद उनका बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन पता नहीं इनकी क्या नई लॉटरी लगी, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। मैंने तभी इतनी आसानी से हाँ कर दी थी तेरे अब्बा को कि मेरे ज़हन में था कि अब तो ये लोग सड़क छाप होंगे, लेकिन इसके नसीब है, एक तो ये इतने अमीर हो गए, दूसरा ये शादी के बाद कल मुही अमेरिका चली जाएगी। क्या अमेरिका? अमेरिका का सुनकर रुकैया को एक और झटका लगा। अम्मा कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि अबीर की तलाक हो जाए और मेरी वहां शादी? रुकैया के कहने पर रेहाना बेगम उसके करीब आई। चुप, दीवारों के भी कान होते हैं, मैं भी यही सोच रही हूँ, कुछ चक्कर चलाती हूँ, इसे तो मैं सुखी रहने नहीं दूंगी, तू देख तो सही।
अजलान अभी ऑफिस से वापस आया था और आते ही उसकी माँ ने उसका मुंह मीठा करवाया और इस बात से आगाह किया कि इस माँ के आखिर में वो अबीर की रुखसती पक्की कर आई है। उसने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया था और अपने कदम कमरे की जानिब बढ़ाए ताकि फ्रेश हो सके। उस वक्त वो सख्त थका हुआ था। पूरे 2 साल बाद उसने अपनी पाकिस्तानी कंपनी का चक्कर लगाया था। वैसे तो वो हर साल चक्कर लगाता, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर वो चक्कर नहीं लगा सका, लेकिन उसने अपना सारा कंट्रोल रखा हुआ था। आज वो सारा दिन वहां मौजूद था और उसने सारे एम्प्लॉइज की वॉट लगाई हुई थी। हर चीज की छानबीन हो रही थी। मैनेजर से लेकर चाय देने वालों तक की जान अटकी हुई थी और उसकी जान कब तक अटकी रहनी थी वो खुद नहीं जानते थे। अभी वो फ्रेश होकर निकला था कि उसके मोबाइल पर बीप हुई। उस वक्त वो शर्टलेस था। जसामत को देखकर लगता था कि हैवी जिम का आदी है। उसने अब अपने कदम ड्रेसिंग की तरफ बढ़ाए जहां मोबाइल रखा था। मोबाइल उठाकर देखा तो उस पर हूर का मैसेज था जिसमें उसे कोई तस्वीर भेजी गई थी। उसने पिक ओपन की तो उसमें कोई लड़की की तस्वीर थी। अभी वो देख रहा था तस्वीर के हूर का एक और मैसेज रिसीव हुआ। कैसी लगी बीवी? उसका मैसेज देख वो मुस्कुराया, लेकिन कुछ देर के लिए। उसके बाद उसने फिर से संजीदगी का लिबादा ओढ़ लिया। वो उसे क्या बताता कि उसने पाकिस्तान आने के बाद सबसे पहला काम अबीर के बारे में पता करवाने का किया था और तो और वो आज उससे मिलने भी गया था। लेकिन ये बात अलग थी कि उसने उसे घास भी नहीं डाली, उल्टा उसे बातें सुनाकर वहां से उठ गई थी और उसे ये बात पसंद आई थी। ठीक है, एक लफ्जी जवाब देकर उसने मोबाइल रख दिया और दूसरी तरफ हूर ने अपना सर पीट लिया था उसका जवाब देकर। हाय भाभी, आपके नसीब भी किस बोरिंग इंसान के साथ फूटे हैं। अब हूर ने मोबाइल रख दिया और जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग मुकम्मल की। आज उसकी फ्लाइट थी पाकिस्तान की और किसी को भी मालूम नहीं था। वो सबको सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि उसकी वॉट लगनी है। अबीर अपने कमरे में खिड़की के पास मौजूद थी और हमेशा की तरह बाहर चांद को देख रही थी, लेकिन आज आंसुओं की जगह उसकी आंखों में उम्मीद थी और होंठों पर मुस्कुराहट। क्या मेरी जिंदगी में सब ठीक होने वाला है? उसने चांद को देखते सवाल किया। वो शाम में अजलान के ना आने पर ना उम्मीद हुई थी, लेकिन फिर हलीमा बेगम के पुकारने के बाद वो उनके साथ मसरूफ हो गए। वो उसे बहुत पसंद आई थी। शुक्र है मेरी ताई रेहाना से जान छूटेगी और उनके रोज के तानों से। आप तो जानते हैं ना, मैं शुरू से कभी काम से नहीं थकती। मुझे उनके ताने थका देते हैं। मैं क्या करूं, इंसान लाख उनके लहजे को भुलाने के बाद भी मुझे उनके लहजे नहीं भूलते। वो उस वक्त चांद और आसमान को देखते अल्लाह से मुंह कलाम थी। उसकी एक आदत थी, अपना हर राज अल्लाह से बांटती। उसने किसी आर्जी सहारे की दौड़ में नहीं रखा था खुद को। अगरचे वो पुरुमीद थी, लेकिन इंसान थी, शैतान के बहकावे में आ भी जाती थी। जो वो उसे सब चीजें दिखाता जो नहीं देखना चाहती थी। उसे उम्मीद के रास्ते पर से धक्का देकर ना उम्मीदी के रास्ते पर ले जाता। अब उसने अपने कदम बिस्तर की तरफ बढ़ाए ताकि सो सके। वो अभी लेट चुकी थी। सोचों का मरकज उस वक्त अजलान और उसकी फैमिली थी। एक बार फिर वो हर लड़की की तरह अपनी आने वाली जिंदगी के ख्वाब बुन रही थी। रात के 3 बज रहे थे। अजलान जो अभी सोया ही था, उसके मोबाइल पर कॉल आना शुरू हुई। उसने देखा तो हूर की कॉल थी। उसने फौरन कॉल उठाई। वो कभी भी यूं रात को कॉल नहीं करती थी और वो उस वक्त कॉल क्यों कर रही थी वो खुद भी नहीं जानता था। अब उसे टेंशन होने लगी। हेलो भाई, प्लीज दरवाजा खोलें, मैं बाहर हूँ। मैं कब से बेल कर रही हूँ पर कोई नहीं खोला। व्हाट? अजलान को झटका लगा था। वो रात को इस वक्त बाहर अकेली खड़ी थी। उसके कितने दुश्मन थे वो जानता था। उसने चप्पल पहनी और बाहर की तरफ भागा। जैसे ही हॉल का दरवाजा ओपन किया तो बाहर दांत निकालती हुए उसे नजर आए। वो समझ रहा था वो मेन गेट पर खड़ी है। अगर वो वहां होती तो चौकीदार की शामत पक्की थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? कैसा लगा सरप्राइज? और अजलान का दिल किया उसका मुंह तोड़ दे, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल कर गया। वो उससे 10 साल छोटी थी, उसकी बहुत लाडली बहन। उसे कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन उस वक्त उसकी अकल ठिकाने लगाने का उसने सोच लिया था। वो कोई भी जवाब दिए बगैर अंदर हो गया और उसकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो जानता था। उसने जब हूर के सलाम का जवाब नहीं दिया तो हूर के होंठों से मुस्कुराहट सिमटी। भाई, मैं आपको सलाम कर रही थी और सलाम का जवाब देना फर्ज होता है, लेकिन अजलान फिर भी खामोश था। अभी वो बात कर ही रही थी कि पीछे से मीर खानजादा भी आ गए। हूर, उन्होंने उसे पुकारा। हूर ने भाई के पीछे बाप को खड़े देखा तो उसे बाद में मनाने का सोचती उनकी तरफ बढ़ी और उनके गले जा लगी। हूर अब के उनके कान में कुछ कह रही थी और अजलान चुप खड़ा उन्हें देख रहा था। ओ खोते, तुम मेरी बेटी से नाराज क्यों हो? तुमने इसके सलाम का जवाब तक नहीं दिया और खुद को खोता बोले जाने पर उसका खून और खोला। इसलिए वो बोला,
आप मुझे खोता बोल ही चुके हैं तो मेरी बात तो आपको समझ आएगी नहीं, इसलिए आप खुद ही इससे पूछ लें ये बताए बगैर अकेली क्यों आई। आपको पता है ना कितने दुश्मन है हमारे। भाई मैं तो सरप्राइज। चुप, एकदम चुप, तुमसे तो मैं बात ही नहीं कर रहा। वो अब के गुस्से से कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ा। मीर साहब भी चुप थे क्योंकि वो सही कह रहा था। बाबा आपने एक ज्यादती कर दिया मेरी भाभी के साथ, वो इस बंदे को कैसे बर्दाश्त करेंगी। पीछे से हूर की शरारती आवाज उसके कानों से टकराई। सुबह होते ही अजलान के कमरे के दरवाजे पर हूर मौजूद थी और उस पर दस्तक दे रही थी। हाथ में उसने कॉफी का कप लिए हुआ था। वो जानती थी अजलान उससे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। काफी देर दस्तक देने पर भी दरवाजा ना खुला तो वो अंदर दाखिल हो गए। कमरे में दाखिल होते उसने देखा कि अजलान ड्रेसिंग के सामने खड़ा तैयार हो रहा था ऑफिस जाने के लिए। अजलान को मालूम था दरवाजे पर कौन है, इसलिए जवाब नहीं दिया। जब भी हूर कोई उल्टी हरकत करती तो अगले दिन कॉफी लेकर उसके दरवाजे पर खड़ी मिलती ताकि उसकी नाराजगी खत्म कर सके। और इस कॉफी का जायका ऐसा होता कि ना बंदा निकल सकता ना थूक सकता। थूके तो गुनाह, निकले तो अंदर तबाही। और हूर को लगता था शायद वो बहुत अच्छी कॉफी बनाती है, इसलिए वो उसे माफ कर देता था। चूंकि उसे कॉफी पसंद नहीं थी इसलिए उसने कभी खुद चखी भी नहीं थी बनाने के बाद, नहीं तो उसकी यह खुशफहमी भी दूर हो जाती। भाई मैं आपके लिए कॉफी लाई हूँ। अजलान के कानों में उसकी चहकती आवाज पड़ी लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो अब कॉफी टेबल पर रखे उसके पीछे जा खड़ी जहाँ उसका शीशे में नजर आ रहा था। उसने अब रोने वाला मुंह बनाया और साथ ही आंखों में आंसू भी भर आए। अजलान ने शीशे से उसकी सारी हरकतें नोट की। जब उसने उसे रोते देखा तो उसकी तरफ पलटा। वो बेड के पास खड़ी आंसू बहा रही थी और उसके आंसू उसकी कमजोरी थे। वो अब चलता हुआ उसके पास आया और बोला, हे स्टॉप क्राइंग, काम भी ऐसे मत किया करो कि जिसके बाद रोना पड़े। उसके आंसुओं में रवानी आई। अच्छा चुप। अब के वो उसके आंसू पोंछने लगा। मैं नहीं हूँ नाराज, लेकिन आइंदा के बाद तुमने ऐसी हरकत की तो मैं पक्का वाला नाराज हो जाऊंगा। हमेशा वाला जुमला दोहराया गया। उसके इस जुमले पर वो फिर से खिलखिला कर हंसी और उसके हंसने पर वो मुतमईन हुआ था। ये था अजलान खानजादा। अपनी बहन के मामले में वो क्या, वो अपनी बीवी के मामले में भी ऐसा ही रहमदिल होने वाला था। आज वो उसे बातों में लगाकर कॉफी का कप कमरे में छोड़ आया था। उसका दिल कड़वी की कॉफी पीने का बिल्कुल भी नहीं था और ये बात अगर हूर को पता चल जाती तो खफा होने की बारी अब हूर की थी। वो दोनों नाश्ते की टेबल पर पहुंचे तो मीर और हलीमा बेगम ने दोनों को देखकर उनकी नजर उतारी। वो अब टेबल पर बैठ चुके थे। मीर साहब बोले, बरखुरदार मैंने मजीद साहब को कॉल करके बता दिया है कि आज तुम अबीर को यूनिवर्सिटी से पिक कर लोगे और फिर अपनी माँ को ले जाकर निकाह की शॉपिंग करने जाओगे, तो याद से उसे पिक कर लेना। बाबा मेरी मीटिंग, मैंने तुमसे पूछा नहीं तुम्हारी मीटिंग है या नहीं। मीटिंग को 12 बजे तक निपटाओ और जाकर उसे पिक कर लेना। फिर मीर साहब ने उसकी बात काटते हुए कहा, जी मीर साहब जैसा आपका हुक्म। वो उन्हें छेड़ता बाहर निकला। खोते का पुत्र ना हो तो। उसने मीर साहब को बोलते सुना इसलिए उसकी जुबान को खुजली। खोते का नहीं, मीर साहब का पुत्र। वो हंसते हुए कहता बाहर निकल गया। ये उसका वो रूप था जो सिर्फ घर के अंदर घर वालों को पता था। बाहर वालों के लिए वो जहर से भी ज्यादा कड़वा था। रुकैया अभी यूनिवर्सिटी जाने वाली थी कि रेहाना बेगम ने उसे रोका और उसके कान में कुछ कहा और रुकैया खुश होती दरवाजे से बाहर निकल गई। अभी राज पहले यूनिवर्सिटी जा चुकी थी। आज की अहम क्लास थी उसकी जिसे उसको अटेंड करना था। अभी रुकैया निकली थी कि पीछे से मजीद साहब भी ऑफिस जाने को तैयार नाश्ते की टेबल पर पहुंचे। उन्होंने रेहाना बेगम को मुखातिब किया, रेहाना तुमने अबीर को बता दिया था ना कि अजलान आज उसे यूनिवर्सिटी से पिक करेगा। एक पल को मजीद साहब की बात सुनते उनका रंग उड़ा, लेकिन फिर अपने प्लान के बारे में सोचते उन्होंने खुद पर कंट्रोल किया और बोली, हाँ जी बता दिया और कुछ पैसे भी दे दिए, अगर कुछ पसंद आ जाए तो वो ले ले। मजीद साहब पैसे देने वाली बात पर हैरान हुए कि कैसे उनकी कंजूस बीवी ने उसे पैसे दिए। वो तो उनको अबीर को पॉकेट मनी देने से भी झगड़ा करती थी, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा पूछ नहीं की और नाश्ता करते ऑफिस के लिए रवाना हो गए। अजलान उस वक्त मीटिंग रूम में था। मीटिंग तकरीबन खत्म हो ही चुकी थी उसके लिए, इसलिए वो सबसे एक्सक्यूज करता खड़ा हुआ मैनेजर को मीटिंग खत्म करने का कहते बाहर निकला। ऑफिस के सब लोग हैरान थे क्योंकि वो कभी मीटिंग को खत्म किए बगैर उठकर नहीं जाता था। उसके निकलते ही सबके रुके हुए सांस बहाल हुए। यार आज सूरत किस तरफ से निकला। अजलान खानजादा आज मीटिंग खुद खत्म किए बिना यहाँ से निकल गया। एक एम्प्लॉय की आवाज आई तो मैनेजर ने घूरा तो वो खामोश हो गया। अभी घर के लिए निकल ही रही थी कि एक लड़का भागता उसकी तरफ आया और उसके रास्ते में उसे रोका।
तुम अबीर हो? अबीर उसकी बात को नजरअंदाज करते आगे निकल गई, क्योंकि अब वो किसी को मौका नहीं देना चाहती थी कि कोई उसके किरदार पर बात करे, क्योंकि कल खाली उस अनजान शख्स के उसके साथ आकर बैठने पर ही उसके किरदार पर बात आ गई थी। क्योंकि कल खाली उस अनजान शख्स के उसके साथ आकर बैठने से उसके किरदार पर बात आ गई थी। वो अपने आप को सींच कर रखने वाली लड़की थी। वो किसी को मौका ही नहीं देना चाहती थी कि कोई उसके किरदार पर बात करे, लेकिन वो पागल ये भूल गई थी कि ये दुनिया जालिम है बहुत, और यहाँ पर उन लोगों का ही निशाना बांधा जाता है जो खुद को सींच कर रखने वाले। रुकैया, तुम्हारे कजन का एक्सीडेंट हो गया। रुकैया के एक्सीडेंट का सुनकर उसके कदम अब रुके, और वो लड़का अपने प्लान के पूरे होने पर खुश हुआ था। वो पीछे मुड़ी, किधर है रुकैया? वो अटक अटक कर बोली। उस वक्त वो भूल चुकी थी कि उस यूनिवर्सिटी में कोई भी उसके कजन होने का नहीं जानता था। उसे करीबी अस्पताल लेकर गए। मैं तुम्हें ले चलता हूँ, मेरे साथ चलो। वो भी बेवकूफों की तरह साथ चल पड़ी बगैर कुछ सोचे, और यहाँ उससे गलती हुई। वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकली तो उसी टाइम अजलान भी वहां पहुंचा, लेकिन उसके उस तक पहुंचने तक वो गाड़ी में बैठकर निकल चुकी थी। अभी वो निकली थी कि पीछे से रुकैया बाहर निकली। उसने कल ही अजलान की तस्वीर देखी थी और उसे पता चल चुका था कि उस दिन यूनिवर्सिटी वाला लड़का अजलान ही था। उसकी कल की सारी रात उसने इंफॉर्मेशन निकालने में गुजारी थी। हेलो मिस्टर अजलान। अजलान अपना नाम सुनकर पीछे मुड़ा, और उसे सामने इंतहाई चुस्त पैंट शर्ट में मलबूस लड़की देखने को मिली जो उसे एक आंख ना भाई। जी आप कौन? मैं आपको जानता हूँ क्या? उसने पूछा था। नहीं, आप नहीं जानते, मैं रुकैया हूँ, अबीर की कजन। आप लाजमी अबीर को लेने आए होंगे, लेकिन वो आपके आने से पहले ही पास के मैटरनिटी हॉस्पिटल गई है, शायद टेंशन में। मेरे मना करने के बावजूद भी अजलान ने उसकी बात सुनकर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है उसे कोई काम हो। वो ये कहते अपने ग्लासेस लगाते अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। उसने कोई बात रुकैया से नहीं की जो उसे आग लगा गई। दूसरी तरफ अबीर अब अस्पताल पहुंची तो उसने देखा कि कोई मैटरनिटी हॉस्पिटल था। ये आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? वो लड़का गड़बड़ा गया। इतने में अचानक उसका मोबाइल बजा, और दूसरी तरफ रुकैया थी जो उसे वापस आने का कह रही थी। शायद उसका काम हो गया था। रुको, उसे वहीं छोड़कर निकला, रुकैया ने कहा, और उसने कॉल काटी। और फिर अबीर से मुखातिब हुआ वो लड़का। सॉरी मिस अबीर, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। जिस रुकैया का एक्सीडेंट हुआ वो आपकी कजन नहीं थी। क्या? अबीर चीखी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वहां से तुम मुझे यहाँ लाए और अब कह रहे हो गलतफहमी हुई। मैं सॉरी कर रहा हूँ ना। अबीर ने उससे ज्यादा मुंह लगाना लाजमी नहीं समझा। वहां से बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए ताकि घर जा सके, लेकिन फिर उसे याद आया उसके पास तो पैसे ही नहीं है। उफ खुदाया, अब मुझे पैदल जाना पड़ेगा, और यहाँ से घर का रास्ता 1 घंटे का था। अबीर को घर पहुंचते तक 3 बज चुके थे। वो जैसे ही घर के करीब पहुंची तो ताई रेहाना उसे बाहर ही खड़ी नजर आई। उन्होंने जब उसे आते देखा तो वहीं से शोर डालना शुरू कर दिया। आ गई महारानी, कहाँ से गुलछड़े उड़ा कर आ रही हो? उन्होंने इतनी ऊंची आवाज में जरूर कहा था कि आसपास के लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हुए थे। रुकैया बता रही थी तो मैटरनिटी हॉस्पिटल गई थी। उन्होंने ये बात इतनी ऊंची आवाज में कही कि जो थोड़े बहुत लोग मुतवज्जो नहीं थे वो भी मुतवज्जो हुए। हम तुम पर पैसे इस वजह से नहीं लगा रहे कि तुम गुलछड़े उड़ाती फिरो। हराम का नहीं है हमारे पास तुम पर लगाने के लिए। ताई घर के अंदर जाकर बात करते हैं, मैं आपको सब बताती हूँ, यहाँ सारे लोग सुन रहे हैं। अबीर ने उनकी बातें इग्नोर करते कहा, लेकिन उसके ये कहने की देर थी कि वो एक बार फिर चीखी। वाह रे वाह, गुलछड़े उड़ाती फिरो तुम, मुंह काला करो तुम, और आराम से अंदर जाकर बात करूं मैं। ताई की बात उसे किसी गर्म तपते लोहे की तरह लगी थी। आज पहली बार उसकी आवाज निकली थी, वो भी अपने हक में। खबरदार ताई, जो मेरे किरदार के बारे में कोई ऐसी वैसी बात भी की तो मैं कुछ कहती नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी कहती फिरे। और ये आप किस पैसे की बात कर रही हैं? जरा बताएं ना, कौन सा पैसा आपने अपना मेरे ऊपर लगाया? ये मत भूलें कि आप सब मेरे बाप के पैसे यानी मेरे पैसों पर पल रहे हैं, और ज्यादा टेंशन ना लें, वो भी आपके पास ज्यादा वक्त नहीं रहेगा। याद है ना, अगले महीने प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। उसने ये जाहिर ही नहीं होने दिया कि वो दोनों मियाँ बीवी के प्लान से वाकिफ है, लेकिन उन्हें वार्निंग जरूर दे दी थी। वो आज भी उनके सामने मुंह ना खोलती अगर वो उसके किरदार पर बात ना लेकर आती। एक इंसान को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो सारे अदब आदाब भूल जाए, क्योंकि हर इंसान की बर्दाश्त की एक हद होती है, तो उसे उसका अंजाम सहने को भी तैयार रहना चाहिए। रुकैया जो शोर सुनकर बाहर आई थी, पहली बार अबीर को इस लहजे में बात करता देख रही थी।
अबीर अपनी बात खत्म करती अब अंदर जा चुकी थी। उन दोनों माँ बेटी को हैरान परेशान छोड़ते रुकैया और रेहाना उस वक्त कमरे में थी और दोनों उस वक्त सख्त जलाल में खड़ी थी। अम्मा इस चींटी के भी पर निकल आए। रुकैया ने माँ से कहा, तू इसकी फिक्र मत कर, मुझे पता है इसके पर कैसे काटने हैं, तो बस देखती जा। अब मीर साहब असलान को कॉल करें जरा, 3 बज गए हैं, अभी तक वो अबीर को लेकर नहीं आया। मुझसे शाम या रात में शॉपिंग नहीं होती। मीर साहब ने सर हिलाते कॉल करने मोबाइल उठाया और कॉल मिलाई। बेल जा रही थी और थोड़ी देर बाद कॉल पिक कर ली गई। अस्सलाम वालेकुम, अजलान खानजादा स्पीकिंग। खोते तुझे कोई काम करने को कहा था। सलाम के जवाब में जब अजलान को ये सुनने को मिला तो उसने मोबाइल को हटाकर सामने किया तो उस पर उसके अब्बा हुजूर का नाम चमक रहा था और उस वक्त वो ऑफिस में था। अबीर की यूनिवर्सिटी से आने के बाद वो दोबारा ऑफिस जा चुका था। उसने अपना माथा पीटा, वो घर बताना भूल गया, इसलिए वो फौरन बोला, जी मीर साहब मैं लेने गया था, लेकिन आपकी बहू बेगम मसरूफ थी, वो कहीं जरूरी काम से जा चुकी थी। जब भी मीर साहब उसे खोता बुलाते तो वो भी उन्हें मीर साहब कहकर उनका खून जलाता था। तो तुम कॉल करके नहीं बता सकते थे? तुम्हारी माँ कब से इंतजार कर रही है। मीर साहब बरहम हुए। वो बाबा मैं बताना भूल गया। जब उसने देखा कि मामला गर्म है तो वो कुर्सी पर ठीक होकर बैठा और अब संजीदगी से जवाब दिया, वो फिलहाल मीर साहब का और खून नहीं जलाना चाहता था। घर आओ, मैं तुम्हारी याददाश्त ताज़ी आज ही करता हूँ, फिर तुम्हें सारी बातें याद रहा करेंगी। वो कहते ही फोन काट चुके थे। तो मिस अबीर असलान खानजादा, ये आपकी वजह से मेरी पहली बेइज्जती थी और बहुत जल्द आप इसका बदला चुकाएंगी मेरी दस्तरस में आकर। वो मुस्कुराकर सोचते अपना सर सीट के साथ लगा गया। अबीर कमरे के साथ दरवाजे में बैठी थी। उसके ज़हन में अब भी रेहाना बेगम के अल्फाज गूंज रहे थे। वो अब समझी थी कि ये रुकैया की चाल थी उसे बेइज्जत करवाने की, क्योंकि उस दिन उसने यूनिवर्सिटी में उसकी सच्चाई जो बताई थी। फिर कैसे हो सकता था वो उससे बदला ना लेती, लेकिन वो अपना बदला लेने के लिए इतना गिरे कि उसे अंदाजा ना था। मैं आज बदतमीजी नहीं करना चाहती थी और खास तौर पर उनको पैसों का ताना तो बिल्कुल नहीं देना चाहती थी, लेकिन मुझसे अपने किरदार पर बात नहीं बर्दाश्त हुई। वो खुद को सफाइयां दे रही थी, लेकिन दिल में उसके कहीं खौफ भी था कि अब रेहाना बेगम उससे बदला कैसे लेंगी। वो खुद को सफाई देती अपना खौफ दूर करते उठी और वॉशरूम की तरफ अपने कदम बढ़ाए ताकि वजू करके नमाज अदा कर सके। इस बात से लाइम के इस सब के पीछे तो असल मकसद कुछ और ही था उन लोगों का। अब वो वजू करके वॉशरूम से बाहर आई और नमाज अदा करने लगी। या अल्लाह पाक, मेरी हर मामले में मदद फरमा, तू ही मेरा सहारा है और मुझे मेरे अपनों के शर से महफूज रख। वो दुआ करती उठी और बाहर की तरफ कदम बढ़ाए कि कुछ खा सके। अजलान शाम 7 बजे घर दाखिल हुआ तो देखा कि घर में खामोशी थी, इसलिए रिलैक्स होता अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा कि इतने में घर में हूर की आवाज गूंजी, बाबा अजलान भाई आ गए। उसने नारा लगाया और अजलान को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। हूर की आवाज लगाने की देर थी कि मीर साहब हाथ में चप्पल लिए बाहर को आए और अजलान उनके हाथ में चप्पल देखते वहां से भागा था। उस वक्त दुनिया का मशहूर बिजनेसमैन आ गया और उसका बाप उसके पीछे पीछे चप्पल लिए भाग रहा था। रुक जाओ अजलान, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मीर साहब धाड़े, मुझे मेरी गलती तो बताइए मीर साहब। अजलान ने एक बार फिर गलती सरजद की। देखा बाबा, इन्होंने फिर आपको मीर साहब का। अजलान को अब अपनी शामत की वजह अब समझ आई थी। हूर की बच्ची, तुम्हें तो मैं बाद में पूछूंगा, शर्म तो नहीं आ रही? आग लगाकर बड़े भाई को मार खिलाते हुए हूर जो बड़े मजे से हाथ में पॉपकॉर्न लेकर सारा सीन एंजॉय कर रही थी, सोफे पर बैठी, फिर बोली, बाबा देखें आपके सामने मुझे धमकी भी दे रहे हैं। मीर साहब जो कुछ वक्त के लिए रुके थे, अजलान को हूर से बात करते देखा तो वहां से चप्पल फेंका, लेकिन अजलान वक्त पर नीचे होते बच गया। कब तक बचेगा? मीर साहब बोले और साथ ही अब उन्होंने दूसरा चप्पल फेंका जो सामने से आती हलीमा बेगम को लगा, क्योंकि अजलान फिर नीचे बैठ चुका था। उनके चीखने से सबने अजलान के पीछे देखा, जहां हलीमा बेगम सर पकड़े खड़ी थी और बड़ी खतरनाक निगाहों से मीर साहब को देख रही थी। हूर तो पहली फुर्सत में वहां से रफू चक्कर हुई, लेकिन अजलान लुकमा देना ना भूला। मीर साहब, मैं तो बच गया, अब आपको मेरी माँ के कहर से कौन बचाएगा? वो कहता हुआ वहां से भाग गया, लेकिन उनके कानों में वही अल्फाज दोबारा टकराए, खोते का बच्चा। उसका हमेशा वाला जवाब, खोते का नहीं, मीर साहब का बच्चा। मीर साहब ने थूक निगलते अपने कदम अब बेगम की तरफ बढ़ाए। अब उनका सारा वक्त अपनी बेगम को मनाने में ही जाने वाला था। मजीद साहब उस वक्त घर पर मौजूद थे और रेहाना बेगम उनको दिन वाला सारा किस्सा सुना रही थी। मजीद साहब की सारी सुई तो इस बात पर अटक गई कि अबीर ने पैसों की बात क्यों की, कहीं उसे उन पर शक तो नहीं हो गया।
1000 बार तुझे रेहाना कहा था ना कि उसके साथ इंसानों वाला रवैया रख, देख लिया ना, अब हमारे मुंह को आ गई है वो, और अब तो मुझे जायदाद भी हाथ से जाती हुई दिख रही है। मजीद साहब उस वक्त साफ गुस्से से रेहाना से मुखातिब थे। मजीद साहब, मेरी क्या गलती है? मैंने क्या कहा उससे? क्या गलत कहा मैंने? सिर्फ यही पूछा ना कि वो देर से घर क्यों आई, और अपनी कही बातें वो छुपा गई। रेहाना ने मजीद साहब से बचने के लिए दलील दी थी। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ रेहाना, तुमने लाजमन आज हद पार की होगी, तभी वो आज बोली। आज से पहले तक तो उसने कभी तुम्हारे 1000 बुरे सलूक पर भी तुम्हारे आगे जुबान नहीं खोली। अब मेहरबानी फरमा करो, कुछ ना करना, मैं सोचता हूँ मुझे आगे क्या करना है। उस वक्त अबीर लोग सारे बैठकर खाना खा रहे थे कि मजीद साहब ने अबीर को मुखातिब किया। अबीर बेटा, आज आपने अपनी ताई को पैसों का ताना दिया और मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि आप हमें अपना नहीं समझते। और ये आपने क्या कहा कि 21 साल के होते ही आपकी जायदाद आपके नाम हो जाएगी, फिर आप सबको सीधा कर देंगी। अबीर खाना खाते रुकी, यानी कि रेहाना ने हमेशा की तरह अपनी बात छुपाकर उसकी 2-3 बातें मजीद लगाकर मजीद साहब को बताई थी। और अब वो दिल में सोच रही थी कि असल शौक तो मजीद साहब को लगा होगा। ये सब सुनने के बाद, उनका सच जानने के बाद भी वो उन्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए बोली, ताया अब्बू, मैं इनकार नहीं करूंगी, मैंने ये बात कही थी, लेकिन आखिरी वाली बात मैंने नहीं कही। लेकिन इससे पहले ताई जान ने मुझे पैसों का ताना मारा था और भी बहुत कुछ कहा था मोहल्ले वालों के सामने, जो मैं आपको बताकर वो बात नहीं बढ़ाना चाहती। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने किरदार पर कोई बात नहीं। रही बात आपको अपना मानने की, तो मैं हमेशा आपको अपने पापा की तरह मानती आई हूँ, और ये बात वो सच ही कह रही थी। उसने अपने बाप के जाने के बाद बाप की तरह ही उसको इज्जत दी थी, और हमेशा मैंने आपकी इज्जत की है। जो कुछ मेरा है वो आपका भी है, और यकीन माने मुझे पैसों की भूख बिल्कुल भी नहीं। मुझे ना कल कुछ चाहिए था और ना आज कुछ चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। वो इतना कहकर वहां से उठकर चली गई, और आज पहली बार मजीद साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो पैसे के पीछे भागते भागते अपने रिश्ते बहुत पीछे छोड़ आए थे। अब उन्होंने रेहाना बेगम की तरफ गुस्से से देखा, और उनकी आंखों में उनके लिए कुछ अलग सी वार्निंग थी, जिसे देख वो भी कुछ बित की थी। शायद ये वक्त था कि मजीद साहब का सीधे रास्ते पर आने का, और रेहाना और रुकैया के अंधेरों की मजीद गहराइयों में उतरने का। वो कहते हैं ना, अल्लाह पर है, जिसे चाहे हिदायत दे और जिसे चाहे गफलत की नींद सुला दे। अम्मा, अब्बा को देखा था कल कैसे अबीर के जाने के बाद देख रहे थे? रेहाना बेगम जो रात की अपनी और मजीद साहब की बातों के बारे में सोच रही थी, एकदम बोली, ज्यादा ना सोच, कुछ दिन का बुखार है भतीजी के प्यार का, जल्दी उतर जाएगा। कल कमरे में जाने के बाद पहली दफा मजीद साहब ने रेहाना बेगम को बेइज्जत किया था। रेहाना, आज के बाद मैं तुम्हें अबीर के मामले में ज्यादती करते ना देखूं, और आज के बाद ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, ये बात याद रखना, उन्होंने इंतहाई गुस्से में उन्हें कहा था। उसके बाद वो कमरे से बाहर चले गए, किसी को कॉल की और फिर मस्जिद का रुख किया। उनकी कल की रात खुदा से अपने गुनाहों की माफी तलाफी में गुजरी थी। अभी कुछ देर पहले उनकी वापसी हुई थी, और वो रेहाना को नाश्ता बनाने का कह गए। आज पहली दफा रेहाना की उनकी मौजूदगी में अबीर को जगाने की हिम्मत नहीं हुई। अम्मी, कल मैंने तुझे एक बात तो बताई नहीं, कल जब मैं अजलान को वो सब बता रही थी तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और तो और वो बगैर किसी रद्द अमल के वहां से चला गया। टेंशन न ले, मैंने जो सोचा है ना, मैंने जो अब सोच रखा है ना, उससे अबीर को अब सिर्फ तलाक नहीं होगी, बल्कि वो उसे सबके सामने ऐसा जलील करूंगी ना मैं। कल उसने जिस लहजे में मुझसे बात की ना, भूली नहीं हूँ मैं अभी तक। और सोने पर सुहागा, उसने मेरी तेरे बाप से भी बेइज्जती करवाई। उस वक्त रेहाना बेगम के अंदर बदले की आग जल रही थी। मीर साहब, कैसी गुजरी रात? मीर साहब नाश्ते की टेबल पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे कि पीछे से असलान ने उनके कान में आकर सरगोशी की। इधर आ, तुझे बताता हूँ, तू ही सारे फसाद की जड़ है, जिसकी वजह से मेरी बीवी मुझसे नाराज हुई बैठी है। मीर साहब उसका कान पकड़ते खड़े हुए कि असलान ने माँ से फरियाद लगाई, मामा, मीर साहब को देखें, ये मुझे कह रहे हैं कि घर से निकल जा, मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी इस घर में। मीर साहब ने जब उसकी बात सुनी तो फौरन ऊंची आवाज में ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा, और उसका कान छोड़ा, क्योंकि उनकी बेगम फुल ताइश में बाहर आ रही थी। कौन क्या कह रहा है? वो मीर साहब को देखते हुए बोली। इस बार जवाब अजलान की जगह मीर साहब ने दिया। ये बेगैरत झूठ बोल रहा है बेगम। और वो अब अजलान की तरफ मुड़े। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन तू पैदा हुआ। वैसे आपस की बात है मीर साहब, आपके वालिदैन ने भी आपके बारे में यही ख्यालात रखे हुए थे। जवाब हलीमा बेगम की तरफ से आया, और अब हंसने की बारी अजलान की थी। अबीर बेटा, मेरी बात सुनो। अबीर जो अभी उठी थी, मजीद साहब की आवाज उसके कदम रोक गई। जी ताया अब्बू, वो बोली, बच्चे आज आपने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, अजलान की अम्मी आ जाएंगी, उन्हें
मैंने आपको शॉपिंग पर ले जाना। कल भी अजलान आपको लेने यूनिवर्सिटी आया पर आप वापस आ गई थी। अबीर का दिल अजलान के नाम पर धड़का। वो उसे कल लेने आया था, ये बात भी उसे आज ही पता चली। उसके दिल में उसे देखने की चाह लगी थी। उसे तो उसका अक्स धुंधला धुंधला याद था। उसने अपने दिल को टपट कर चुप करवाया और सरस बात में हिलाती किचन में चली गई, जहां झटका उसे रेहाना बेगम को किचन में देखकर लगा। हूर जो अभी सो रही थी, उसके मोबाइल पर बीप हुई थी। वो जिस दिन से पाकिस्तान आई थी उसे तब से मैसेजेस मौसूल हो रहे थे। सबसे पहला मैसेज जो उसे मौसूल हुआ उसमें उसे पाकिस्तान वापस आने पर खुशामदीद कहा गया, वेलकम बैक टू पाकिस्तान मेरी जान। उसने वो नंबर ब्लॉक कर दिया जिससे उसे ये मैसेज मिला था, लेकिन मैसेज भेजने वाला थक नहीं रहा था। वो रोज उसे नए नंबर से मैसेज करता और वो रोज उस नंबर को ब्लॉक करती। कभी उससे इजहार मोहब्बत हो रहा होता तो कभी मिस यू के मैसेजेस आ रहे होते। अब इस सबसे वो तंग आ चुकी थी और इससे मुतालिक अजलान को बताने का सोचा उसने, लेकिन निकाह के बाद अभी वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। पता नहीं कौन था जो उसके पीछे पड़ गया था। अबीर का अभी दोबारा निकाह हुआ था। अबीर ने आज डार्क मैरून कलर का लहंगा जेब तन किया। उस वक्त वह आसमान से उतरी कोई हूर परी लग रही थी। हूर उस वक्त उसके पास मौजूद थी और उसके साथ गप्पे लगा रही थी। अबीर को अपनी ये नन बहुत पसंद आई थी। उस दिन शॉपिंग पर वो हलीमा बेगम के साथ आई, लेकिन तब उनकी ज्यादा गपशप नहीं हुई। अभी वो गपशप लगा रही थी कि बाहर से शोर की आवाज आई। अबीर को घबराहट हुई, बाहर इतना शोर क्यों है? बाहर इतना शोर क्यों है? वो डर से बोली थी। उसका दिल सुबह से परेशान था, जैसे बहुत बुरा होने वाला हो कुछ। हूर भी परेशान हो गई, लेकिन उसको रिलैक्स करने को बोली, आप ही टेंशन ना ले, मैं देखती हूँ। वो उसे कहती बाहर की तरफ बढ़ी। 15 मिनट हो गए लेकिन वो वापस ना आई। जब वो वापस ना आई तो वो भी उसके पीछे बाहर निकली। बाहर रॉकी खड़ा था। ये वही लड़का था जो उस दिन उसे अस्पताल लेकर गया था। वो बाहर गई तो रॉकी फौरन बोला, वो देखे अबीर भी आ गई, इससे पूछें वो उस दिन मेरे साथ अस्पताल गई थी कि नहीं। रॉकी मजीद साहब से बोला था। उसने देखा कि बाहर सब खामोश खड़े थे और वहां रॉकी के अलावा वो लड़का जिसने उस दिन यूनिवर्सिटी में उससे मदद मांगी थी वो भी वहां मौजूद था। दूल्हे के लिबास में उसने ब्लैक शेरवानी पहन रखी थी और उस वक्त उसके हाथ में कोई पेपर्स थे जिन्हें वो देख रहा था और गुस्से से उसका चेहरा लाल था। शायद वो अजलान था और शायद उस दिन उससे मिलने आया था, लेकिन उसने उसे डांट कर भगा दिया। अबीर अभी तक समझने की कोशिश कर रही थी कि हो क्या रहा है। सामने रुकैया और रेहाना बेगम चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। अबीर ने जब उन्हें देखा तो अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटी बजती महसूस हुई कि इतने में मजीद साहब उसके पास आए। उस वक्त उनकी हालत ऐसी थी कि उनके लिए अपने कदमों पर खड़ा होना मुहाल था। अबीर, जिस दिन अजलान ने आपको शॉपिंग पर ले जाना था आप उस दिन नहीं गई थी। उस दिन क्या आप इसके साथ हॉस्पिटल गई थी? लेकिन उस दिन रुकैया, अभी वो अपनी बात मुकम्मल करती कि रेहाना बेगम बोल पड़ी, खबरदार जो मेरी बेटी का नाम लाई दरमियान में तो मैं तो पहले ही कहती थी कि ये बदचलन है, इसीलिए तो उस दिन अस्पताल गई थी अपना गुनाह साफ करवाने। अबीर के ये अल्फाज सुनने की देर थी कि उसका अपने कदमों पर खड़े रहना मुहाल हुआ। नहीं, ये इल्जाम है। वो चीखी थी, लेकिन ये क्या, उसकी आवाज ही ऊंची नहीं निकल रही थी। रेहाना बेगम चिल्ला रही थी, न जाने कैसे कैसे इल्जाम लगा रही थी। वो मुसलसल नफी में सर हिलाई जा रही थी। ताया अब्बू, ये झूठ है, ये मुझ पर इल्जाम है, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की, मैं सच कह रही हूँ। वो भरी महफिल में अपनी पाकदामनी का सबूत अपने ताया को दे रही थी जो अपने कदमों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे। उनकी आंखों में बेयकीनी उसे अंदर ही अंदर मार रही थी। अब उसने अपने कदम हलीमा और मीर साहब की तरफ बढ़ाए। अंकल आंटी, मैं सच कह रही हूँ, ये झूठ बोल रहा है, ये सब ताई और रुकैया की साजिश। अभी वो बोल ही रही थी कि पीछे से असलाम की आवाज गूंजी, तो अबीर अलवी, क्या ये कावड़ झूठ बोल रहा है? और उस दिन जो मैंने तुम्हें अपनी आंखों से इसके साथ जाते हुए देखा, क्या वो भी झूठ था? उसने उसका बाजू पकड़कर रुख अपनी तरफ मोड़ा और उसके मुंह पर कागज दे मारा। अभी थोड़ी देर पहले वो उसे मैसेज कर रहा था, निकाह मुबारक अबीर असलाम खान साहब, और अब वो अबीर अलवी हो गई थी। वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। उसने भी उस पर यकीन नहीं किया था। अब वो उसके कागजात उठा रही थी। उसने अब वो कागजात उठाए। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। मान लो अबीर अलवी, तुम बदचलन हो। वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। उसने भी उस पर यकीन नहीं किया था। अब उसने वो कागजात उठाए। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। मान लो अबीर अलवी, तुम बदचलन हो। तुम भी उन लड़कियों की तरह हो जो पर्दे में रहने का नाटक करती हैं लेकिन कौन तवाइफ हो। उसका जुमला पूरा नहीं हुआ था कि मीर साहब की आवाज गूंजी, अजलान।
अजलान, जबान संभाल कर ये मत भूलो कि तुम भी एक बहन के भाई हो। अगर वो कह रही है कि उस पर झूठा इल्जाम लगा है तो हो सकता है वो ठीक कह रही हो। बात उतनी करो जितनी बाद में संभाल सको, सह सको। इस बात पर हलीमा बेगम भी सामने आई। अजलान, तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं, एक दफा उसे सफाई का मौका तो दो। मैंने तुम्हारी ऐसी परवरिश तो ना की थी, इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए? वो उसके हाथ से दोबारा कागज खींचकर उनके सामने करता बोला, मैं इस लड़की को अपनी बीवी तस्लीम नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसे तलाक। अभी उसका जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था कि अजलान के मुंह पर 2 थप्पड़ पड़े। एक थप्पड़ मीर साहब और दूसरा हलीमा बेगम के हाथ से। रिहाना और रुकैया जो अबीर के तलाक होने पर खुश हो रही थी, उनके ख्वाबों पर एकदम बिजली आन पड़ी। और दूसरी तरफ अबीर बेहोश हो चुकी थी और उस वक्त वो हूर की बाहों में थी। हूर की आंखों से आंसू मुसलसल उसके गाल पर बह रहे थे। दफा हो जाओ अजलान यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, मीर साहब धाड़े। मीर साहब ने ये कहते अपने कदम अबीर की तरफ बढ़ाए जो बेहोश पड़ी थी। अजलान वहां से जा चुका था। उसके जाते ही हलीमा बेगम ने सामने टेबल पर पड़ी बोतल उठाई और अपने कदम अबीर की तरफ बढ़ाए। मजीद साहब कुर्सी पर बैठे हुए थे। रॉकी भी अब वहां से गायब हो चुका था। हलीमा बेगम के उसके मुंह पर पानी डालने से अबीर को होश आया। अबीर को जब होश आया तो मीर साहब रिलैक्स होते मजीद साहब की तरफ बढ़े। मीर साहब, हमें इजाजत दें, हम अपनी बेटी अपने साथ ले जाएं। हम आपको यकीन दहानी करवाते हैं कि अबीर को हमारे घर में कोई तकलीफ ना होगी। हमारी तरफ से हम इसे अपनी बेटी बनाकर रखेंगे और इस मामले की गहराई तक जाएंगे। मजीद साहब ने सर उठाकर उन्हें देखा, लेकिन अजलान, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आप उसकी टेंशन न ले, मैं उसे खुद देख लूंगा। मजीद साहब उठे और अब अपने कदम अबीर की तरफ बढ़ाए उन्होंने। अबीर वीरान आंखों से बैठी अपना तमाशा बनते देख रही थी। उसने आज पहली बार बद्दुआ की थी, या अल्लाह, जिसने भी आज मेरा भरी महफिल में तमाशा लगाया उसका तमाशा पूरी दुनिया के सामने निकालना। अबीर, मजीद साहब ने उसे पुकारा, उठो बच्चे, रुखसती का वक्त हो गया। वो जो इस उम्मीद पर थी कि वो उसे कहेंगे कि उन्हें उस पर यकीन है, वो कुछ नहीं बोले। अबीर रुखसत होकर खानजादा मेंशन आ चुकी थी, लेकिन उसकी सारी खुशियां फिर उससे रूठ गई थी। उस वक्त उसे असलान के कमरे में पहुंचा दिया गया। उसने कमरे में कदम रखा तो दिन की सारी आप बीती उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। वो सजा हुआ कमरा उसे उस वक्त किसी सजी हुई कब्र से कम नहीं लग रहा था। और वो कब्र किसकी थी? उसके अरमानों की कब्र। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहना शुरू हुए और अब वो रो रही थी, चीख चीख कर रो रही थी। उस वक्त उसकी हालत पागलों से भी बदतर मालूम हो रही थी। वो कहीं से एक नई नवेली दुल्हन महसूस नहीं हो रही थी। उसके रोने की आवाज उस आलीशान कमरे के अंदर कहीं घुट कर रह गई थी। वो कितनी आसानी से उस पर बदकारी का इल्जाम लगा गया था और दूसरी तरफ उसका शोहर इस इल्जाम पर यकीन करते उसे तवाइफ तक कह गया था। क्या एक लड़की अपने किरदार को इस वजह से सींच सींच कर रखती है कि कल को कोई भी आए और एक लम्हे में उसकी इज्जत और वकार की धज्जियां उड़ाकर चला जाए? कहने को तो वह उसका शोहर था, लेकिन आज उसने सच्चे दिल से एक दुआ की थी कि उस जैसा शोहर खुदा किसी लड़की के नसीब में न लिखे। वो जो अपनी ही बीवी को तपते हुए सहरा में नंगे पांव खड़ा करके खुद वहां से किसी आंधी तूफान की तरह गायब हो गया था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक नया तूफान बर्पा कर गया था। अजलान, आप मेरे घर आकर टुकड़े टुकड़े कर देते, लेकिन काश आप वहां मेरे साथ खड़े होते। मेरे तो माँ बाप भी नहीं थे जो लोगों को कहते कि उनको अपनी बेटी पर पूरा यकीन है, लेकिन शायद अच्छा ही था कि वो मौजूद नहीं थे, वरना मैं आज बेकसूर होकर भी उनसे नजरें कैसे मिलाती, या शायद वो होते तो ये होता ही ना। आज उसे मालूम पड़ा था कि माँ बाप का एक लड़की की जिंदगी में ना होना किस हद तक उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आज वो बिल्कुल अकेली थी उस भरी महफिल में। वो दुखों में सब्र करने वाली लड़की आज फिर एक बार टूटकर बिखरी थी। उसका आज मर्द साथ से भरोसा उठ गया था। वो जो सोच कर आई थी कि शादी के बाद उसकी जिंदगी पुरसकून हो जाएगी, वो उसका ख्वाब भी पूरे तरीके से नीस्तो नाबूद हुआ। जिसकी किरचियां उसके अंदर तक पैवस्त हुई थी, आज उसके दिल ने बड़ी शिद्दत से उससे एक सवाल क्या, जब इंसान इस दुनिया में आता अकेला है, जाता अकेला है, तो फिर अपनी जिंदगी के दरमियानी सफर में क्यों दूसरों पर यकीन कर जाता है और उसका ये यकीन करना उसके लिए क्यों नासूर बनकर रह जाता है। सुबह हो चुकी थी। अजलान रात का गया अभी तक घर वापस नहीं आया था। अबीर की सारी रात रोते हुए गुजरी। उसे एक पल भी नींद नहीं आई। आती भी कैसे? एक लड़की के लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत होती है, और जब वो उसे छीन ली जाए बगैर किसी कसूर के तो वो न जिंदों में रहती है न मुर्दों में। वो मायूस हो चुकी थी। रात को कितनी बार उसे ख्याल आया कि खुद को खत्म कर ले,
वो मायूस हो चुकी थी, लेकिन वो नहीं कर सकी। सिसकते सिसकते जाए नमाज पर जा बैठी और अल्लाह के सामने अपनी फरियाद लगाने लगी। उस रात को इस शेर का मतलब उसे समझ आया जो उसने कहीं पढ़ा था, किस कदर मुश्किल है ये जिंदगी का सफर। खुदा ने मरना हराम किया और लोगों ने जीना। वो अब उठी और अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ाए ताकि लिबास तब्दील कर सके। वो कपड़े बदलते एक बार फिर फूट फूट कर रोई। उसने क्या सोचा था और क्या हो गया था। अब वो एक सादे लॉन के सूट में मौजूद थी। अभी वो वॉशरूम से निकली थी कि उसके रूम का दरवाजा बजा। उसने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए। उसको अपना हर एक कदम भारी महसूस हो रहा था। उसे ये डर था कि वो लोगों का सामना कैसे करेगी। अब उसने दरवाजा खोल दिया और दरवाजे पर हलीमा बेगम मौजूद थी। जब अबीर ने उन्हें देखा तो उसने अपना सर झुका लिया। उसकी वजह से कल उनकी भी कितनी बेइज्जती हुई थी और हलीमा बेगम ने उसका सर झुकाना पसंद नहीं किया, इसलिए उन्होंने उसे पुकारा, अबीर बेटा क्या हाल कर लिया आपने अपनी आंखों का, और बेटा ऊपर देखो, सर मत झुकाओ, जब आपने कुछ गलत नहीं किया तो ये सर क्यों झुकाओगे आप। वो उनके अल्फाज सुनते उनके गले लगते फूट फूट कर रो दी। कल भी तो यही थे जिन्होंने उसका साथ दिया था, उसके लिए आवाज उठाई थी और उसके अपने ना होकर भी वो उसके लिए कितना कुछ कर गए थे। उसने कहाँ देखा और सुना था ऐसे सास ससुर का। हलीमा बेगम रात को भी उसके रोने की आवाजें सुनकर उसके पास आना चाहती थी, लेकिन मीर साहब ने उन्हें नहीं आने दिया। फिलहाल इसे मत छेड़ी बेगम, इसे रो लेने दे ताकि इसके दिल का बोझ हल्का हो। आंटी मेरा यकीन करे, वो लड़का झूठ बोल रहा था। वो रोते हुए भी उन्हें अपनी सफाई दे रही थी। मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं पाक साफ हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब रुकैया और रेहाना ताई का किया। वो मुझे खुश नहीं देख सकती। उन्होंने अपना बदला पूरा किया क्योंकि मैंने उनके सामने अपनी इज्जत के खिलाफ बोलने पर आवाज उठाई थी। इसके बाद वो उन्हें सब बताती चली गई। उसके अल्फाज हलीमा बेगम का कलेजा फाड़ रहे थे। वो भी एक बेटी की माँ थी और सबसे बढ़कर एक औरत थी। वो महसूस कर सकती थी, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई औरत इतना भी गिर सकती है, लेकिन उन्हें यह भी अंदाजा हो गया था कि अब इस सब मामले के पीछे खाली ये वजह नहीं होगी, असल वजह कुछ और है। अब उन्होंने रोते हुए अबीर को पीछे किया, उसके आंसू साफ करते उसे बेड की तरफ लेकर बैठी। अबीर बेटा, पहली बात, आज से आप मुझे मामा और मीर को बाबा कहेंगी जैसे हूर और असलाम कहते हैं। दूसरी मेरी बात गौर से सुनो, ऐसे रोने से क्या सब ठीक हो जाएगा? इस तरह आप अपनी तबीयत खराब करोगी, और अगर ये सब तुम्हारी ताई और कजन ने करवाया है ना, तो उनका मकसद तुम्हें कमजोर करना ताकि तुम टूट जाओ, लेकिन तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना। तुम्हें उनका सच सबके सामने लाना, अपनी पाक दामनी को प्रूफ करना और उसके बाद सारा मामला अल्लाह पर छोड़ देना। देखना वो उनका कैसा हाल करेगा। ये दुनिया की अदालत उन्हें क्या सजा देगी। असल सजा तो वो होगी जो उन्हें अल्लाह की तरफ से मिलेगी, और बेशक अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है और उसकी गिरफ्त बहुत सख्त होती है। बेशक तुम्हारे रब की गिरफ्त यकीनन बहुत सख्त है। अबीर उनकी बातें गौर से सुन रही थी और इसलिए बोली थी, मामा वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? वो तो और कल मेरा क्यों किसी ने यकीन नहीं किया, ना ताया अब्बू ने, यहाँ तक कि असलान ने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैं तो ताया अब्बू के हाथों पली बड़ी हूँ ना, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि उन्हें मुझ पर एतबार है। और असलान की तो मैं बीवी थी ना, और मियाँ बीवी के रिश्ते की डोरी भरोसे पर होती है। उन्होंने भी मुझ पर एतबार ना किया, यहाँ तक कि मेरी तरफ बात भी नहीं सुनी, उल्टा मुझे तवाइफ। वो फिर बात मुकम्मल करने से पहले ही रो पड़ी। हलीमा बेगम को उसकी बातें सुनकर लगा कि वो मायूस हो रही है, इसलिए उन्होंने उसे ये आयत सुनाई, आदमी भलाई मांगने से नहीं उगता था, और अगर कोई बुराई पहुंचे तो बहुत नाउम्मीद बड़ा मायूस हो जाता है। बेटा तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि तुम भी मायूस हो रही हो। याद रखना, मायूसी कुफ्र है। अगर आज तुम पर यह आजमाइश आई है तो देखना वो ऊपर बैठा है सब ठीक करने वाला। एक दफा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आप करम अल्लाह वजहों ने फरमाया, अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से बेखौफ और उसकी रहमत से मायूस और नाउमीद होना। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, दो बातों में हलाकत है, मायूसी और खुद पसंदी। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि किसी हाल में भी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो और मसाइब व आलाम में उसकी बारगाह में दस्ते दुआ दराज करें, क्योंकि अल्लाह पाक ही हकीकी तौर पर मुश्किलात को दूर करने वाला और आसानियां अता फरमाने वाला। इसलिए तुम परेशान ना हो, वो ऊपर बैठा है ना, उसी के हाथ में सब कुछ है, और तुम देखना जल्दी वो अजलान के दिल में से सब कुछ, सब कदूरत, सब नफरत, सब गलत फहमी दूर कर देगा। बस तुम उसकी रहमत से मायूस ना होना और सब्र करना, क्योंकि वो फरमाता है कि वो सब्र करने वालों के साथ है।
अम्मा क्या फ़ायदा हुआ हमें इतना सब कुछ करने का। ना तो उसने अबीर को तलाक दी और ना ही मेरी अजलान से शादी हुई, वो भी सिर्फ उसके माँ बाप की वजह से। रुकैया उस वक्त बेचैन सड़ी बिल्ली की तरह कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी और रेहाना बेगम का हाल भी कुछ उस जैसा ही था। उनका सारा प्लान फ्लॉप हो गया था। रुकैया तुझे क्या बताऊँ, आग तो मुझे भी इसी चीज़ की लगी हुई है, लेकिन इस बात से दिल को सुकून है कि वो कल मुही खुश तो कम अज़ कम नहीं होगी। क्या फ़ायदा उसके सास ससुर के ठीक होने का जब उसका शोहर ही उसके साथ नहीं खड़ा। ज़िंदगी उसने सास ससुर के साथ थोड़ी गुजारनी है, शोहर के साथ गुजारनी है। और वो तो उसे कल बीच मंझधार में छोड़कर भाग गया, तब वाइफ का लक़ब देकर वो भी। अब वो हंसी थी, उनके जलते दिल को करार आया था। कैसी औरत थी ये, जिसे ज़रा अपने किए का अफसोस ना था। वो कैसे किसी की इज्जत के साथ खेल गई थी और उन्हें अल्लाह से खौफ नहीं आ रहा था, जिसकी लाठी बेआवाज़ होती है और जब पड़ती है तो लग पता जाता है। एक हदीस में इरशाद है कि किसी मुसलमान को जलील करने की गर्ज से उस पर इल्ज़ाम आयद करेगा कोई अगर, तो अल्लाह पाक उसे जहन्नुम के पुल पर उस वक्त तक रोकर रखेगा जब तक वो अपनी कही बात से निकल ना जाए। हूर बेटा, अजलान ने आपसे कोई राब्ता किया या नहीं? हूर बेटा, अजलान ने कोई राब्ता किया या नहीं? अजलान रात का गायब अभी तक घर नहीं आया था, इसलिए उन्होंने हूर से पूछा। नहीं मामा, उन्होंने मुझसे भी कोई राब्ता नहीं किया। अभी वो उन्हें बता रही थी कि मीर साहब बंदर से आए और उन्हें बोले वो उल्लू का पट्ठा अमेरिका चला गया। उसके सेक्रेटरी से पूछा मैंने। अबीर का दिल उनकी बात सुनकर धड़का था। वो तो समझ रही थी कि वो रात तक आ जाएगा और फिर एक बार फिर वो उसे अपनी सफाई ज़रूर देगी, अपनी इज्जत नफ्स को कुचल कर। और ये सफाई पहली और आखिरी बार होगी। लेकिन वो जालिम सफाक दुश्मन जहाँ उससे पहले ही भाग गया था, उसे अब रोना आ रहा था, इसलिए वो अंदर अपने कमरे की तरफ भागी और ये बात सबने नोट की। वो अंदर पहुंची तो उसे साइड टेबल पर अजलान की तस्वीर पड़ी नजर आई। वो रात को अपने आप में इतनी गुम थी कि उसने सही से कमरे का जायज़ा ही नहीं लिया। उसने अब अपने कदम उस तस्वीर की तरफ बढ़ाए। अब वो तस्वीर उसके हाथ में थी और वो उस तस्वीर में मुस्कुराता खड़ा था। एक बार तो मुझे अपनी सफाई देने का मौका देते, सिर्फ एक बार, उसने उसकी तस्वीर से शिकवा किया था। अब वो तस्वीर लिए बेड पर गिरी। जो आता है मुझे रौंद के चला जाता है और आपने भी वही किया। वो अब अपने आप को ही कोस रही थी। लेकिन मैं एक बार आपको अपनी सफाई ज़रूर दूंगी। वो अब दिल से अहद करती उठी थी, अपने आंसू साफ करते अपने कदम बाहर बढ़ाए उसने। हूर जिसको जिसको हलीमा बेगम ने अभी अबीर के पीछे जाने को कहा, वो अबीर को ड्राइंग रूम की तरफ आते देख रुकी। अबीर आकर अब मीर साहब से मुखातिब हुई। बाबा मुझे अमेरिका जाना है। लेकिन बेटा आपके पेपर। बाबा, जहाँ इज्जत ना बची हो वहाँ पढ़ाई लिखाई का क्या मोल। मैं एक बार अजलान से बात करना चाहती हूँ। रही बात पेपर्स की तो वो अगले साल दे लूँगी। बेटा एक बार फिर सोच लो, हफ्ते बाद ही तो आपके पेपर्स शुरू हो रहे हैं, एक हफ्ते की तो बात है। नहीं बाबा, मैं नहीं चाहती कि देर हो जाए और अजलान मुझसे और बदगुमान हो जाए। अजलान उस वक्त अमेरिका के मशहूर क्लब में बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था और ज़िंदगी में पहली बार सिगरेट को उसने हाथ लगाया था, शायद वो भी अबीर की वजह से। उसे भूले भी अबीर का धोखा नहीं भूल रहा था, और तो और उसकी वजह से उसके माँ बाप ने भी उस पर हाथ उठाया। ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अबीर अलवी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी वजह से मैं जलील हुआ भरी महफिल में, और तो और तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप ने मुझ पर हाथ उठाया। उसने ये बात कहते पास पड़ा ग्लास ज़मीन पर दे मारा। उसके ग्लास ज़मीन पर दे मारने से सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। वो वहाँ से उठता अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ा। अमेरिका में उस वक्त शदीद सर्दी थी, बाहर बर्फ़ पड़ रही थी। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता अपनी गाड़ी तक पहुँचा। सख्त बर्फ़बारी में रैश ड्राइविंग करता अपने अपार्टमेंट तक पहुँचा। ये उसका पर्सनल अपार्टमेंट था जो उसके माँ बाप के अपार्टमेंट के साथ ही मौजूद था। वो ज़्यादातर यहीं पाया जाता था क्योंकि वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता था, और दूसरा उसे अपने काम करने के लिए खामोशी की ज़रूरत होती जो उसे यहीं मिलती थी। उसने अंदर दाखिल होते अपना कोट सोफे पर दे मारा और फिर वहाँ ही ढेर हो गया क्योंकि उसके सर में शदीद दर्द था। वो अपना सर पकड़े पकड़े कब नींद की वादियों में उतरा उसे मालूम ही ना हुआ। आज खानज़ादा ख़ानदान में सबकी अमेरिका की फ़्लाइट थी, लेकिन उससे पहले अबीर एक बार ताया के घर का चक्कर लगाना चाहती थी। अभी वो हलीमा बेगम के साथ मजीद साहब के घर के सामने मौजूद थी और घर की बेल बजा रही थी। थोड़ी देर बाद चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया। अभी वो हॉल में पहुंची थी कि ताई रेहाना ने उसे देखते ही शोर मचा दिया। अब क्या लेने आई है हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर? अबीर ने तकलीफ से आंखें बंद की थी।
कैसे वो सारा खेल खुद खेलकर पाक साफ होने का नाटक कर रही थी। उसने उनकी बात पर तवज्जो नहीं दी और हलीमा बेगम को बैठने का कहती अपने कमरे की तरफ बढ़ी। उसने कुछ अपना ज़रूरी सामान लेना था। रेहाना बेगम उसके पीछे पीछे ही थी। वो अपनी अलमारी में से कोई फ़ाइल निकाल रही थी। रेहाना बेगम का उस फाइल को देखते रंग उड़ा। उन्हें उसने बाजू से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया। ये फ़ाइल तेरे पास क्या कर रही है? ये तो मजीद साहब के पास थी। उसने फिर उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। खुद पर ज़ब्त कर रही थी। अबीर अपना हाथ छुड़वाते दोबारा अलमारी की तरफ बढ़ी और अपना ट्रैवल बैग उठाया, जिसमें कुछ चीज़ें थी जो वो अपने साथ ले जाना चाहती थी, जो उसने निकाह की रात पैक की थी। तुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुझसे क्या पूछ रही हूँ? ये फ़ाइल तेरे पास क्या कर रही है? और इस बैग में क्या क्या है? ये सब चीज़ें तुम्हें अपने आशिक को देनी है क्या? और यहाँ उसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। वो धारते हुए बोली, खबरदार, जो आपने अब मेरे किरदार के बारे में कोई एक बात भी और की तो। कैसी औरत हैं आप? आपको अल्लाह से ज़रा खौफ नहीं आता? ये मैं और आप अच्छे से जानते हैं। जो उस दिन हुआ वो किसका किया जा रहा था? आपका और आपकी इस बेटी रुकैया का। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आपने वो सब क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? हाँ, वो अब रोते रोते चीखी थी। अबीर का शोर सुनकर हलीमा बेगम भागी हुई अंदर आई थी। और रही बात इस फाइल की, तो ये मेरा हक है। मेरे बाप की जायदाद के पेपर जो मुझे ताया अब्बू ने निकाह से पहले दे दिए थे। उस रोज़ मजीद साहब ने कॉल वकील को की थी कि वो पेपर्स तैयार करवा के उन्हें पहुंचा दे, ताकि वो उन पेपर्स को उसके असल हकदार तक पहुंचा दें। उसके बाद उन्होंने ये पेपर्स अबीर के हवाले कर दिए थे और उससे माफ़ी भी मांगी थी। रेहाना बेगम तो ये सुनकर ही शॉक्ड रह गईं कि मजीद साहब ने कब और क्यों उसे पेपर्स दिए। वो तो इस जायदाद के पीछे पागल हुए फिर रहे थे। रेहाना और अबीर का शोर सुनते रुकैया भी वहाँ आ चुकी थी और अभी सोकर वो उठी थी, लेकिन वो तो इस बात पर अटकी थी कि जायदाद के पेपर उसके पास हैं, यानी उनके सारे ठाट बाट खत्म होने वाले हैं। इसलिए उससे कंट्रोल नहीं हुआ और वो अबीर की तरफ बढ़ी थी। ये पेपर्स दो, इन पर तुम्हारा कोई हक नहीं। ये सारी जायदाद हमारी है। और तुम अम्मा से क्या पूछ रही हो? मैं तुम्हें बताती हूँ हमने ये सब क्यों किया। मैं तुम्हारी अजलान से तलाक करवाना चाहती थी, क्योंकि अजलान जैसा अमीर और हैंडसम बंदा तुम्हारे लिए नहीं बनाया गया। उस पर सिर्फ रुकैया मजीद का हक है। रुकैया भी चीख कर बोली थी और उसकी बातों से गरूर साफ जाहिर हो रहा था। अभी वो भूल ही रही थी कि उसका किसी ने बाजू पकड़कर रुख पीछे की तरफ मोड़ा और खींचकर उसके मुंह पर ढेरों ढेर थप्पड़ लगाए। और ये कोई और नहीं, मजीद साहब थे। रेहाना ने भी मजीद साहब को देखकर डर से मुंह पर हाथ रखा था। अबीर और हलीमा बेगम तो शौक में खड़ी थीं कि उनके इस सारे कारनामे का मकसद अबीर की तलाक करवाना था, जिसकी वजह से वो लोग इंसानियत के दर्जे से भी गिर गई थी। तुम लोगों को ज़रा शर्म ना आई किसी की इज्जत से खेलते हुए? मजीद साहब उन दोनों माँ बेटी की तरफ देखकर धाड़े, लेकिन रुकैया थप्पड़ खाने के बाद भी बाज नहीं आई। अब्बा, आप और अम्मा की औलादी हूँ ना मैं, और आपकी ही परवरिश हूँ। आपको क्या आज तक शर्म आई अपने मरे हुए भाई का पैसा खाते हुए, जो मुझे शर्म आती? उसके ये अल्फाज मजीद साहब को कोड़े की तरह लगे थे। सच ही तो कह रही थी वो। उन्होंने कहाँ अच्छी परवरिश की थी उसकी? वो तो सारी ज़िंदगी भाई की चीज़ें हाथ से ना जाने के हथकंडे ढूंढते रहे थे, और रेहाना बेगम उस मासूम सी बच्ची की ज़िंदगी अजीरन करने में मसरूफ़। अबीर से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने कदम जाने के लिए बाहर की तरफ बढ़ाए कि मजीद साहब ने उसे पुकारा, बेटा हो सके तो अपने ताया को माफ़ कर देना। मैं उस दिन तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सका। अबीर के कदम रुके, लेकिन वो फिर उन्हें इग्नोर करती बाहर निकल गई। उसके लिए अब ये सारे उसके दिल से उतर चुके थे। हूर उस वक्त एयरपोर्ट पर अबीर के साथ बैठी अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रही थी। जब उसके मोबाइल बीप हुआ, मीर और हलीमा बेगम सामने ही बैठे थे और आपस में कोई बात कर रहे थे, जिस पर उसने कपड़ों के ही रंग का दुपट्टा अच्छे से लपेट रखा था और सर पर अच्छे से स्टॉलर किया था, जिस पर मास्क था। चेहरे पर मास्क था क्योंकि उसे डस्ट से सख्त एलर्जी थी। हूर ने बीप की आवाज़ पर अपना मोबाइल उठाकर देखा तो उस पर किसी अनजान नंबर से मैसेज था, जिसे पढ़कर वो जी जान से लर्जी थी। और दूसरी तरफ मास्क में मौजूद शख्स के होंठों पर मुस्कुराहट आई। मैसेज के अल्फाज कुछ ऐसे थे, जाने मन ब्लैक कलर में क़यामत ढा रही हो, कितना ही अच्छा होता कि जाते जाते तुम्हारे चेहरे का दीदार हो जाता। चलो चलो खैर फ़्लाइट में चलो खैर है, जल्द मुलाकात होगी, फ़ी अमान अल्लाह। उसने इधर उधर घबराहट से मुड़कर देखा, लेकिन उसे सब लोग मसरूफ़ नज़र आए। किसी की वतन वापसी हो रही थी और कोई मुल्क से बाहर जा रहा था, और उनके प्यारे उन्हें खुशामदीद और रुखसत कर रहे थे। उसे कोई ऐसा शख्स नज़र न आया जिस पर वो शक करती। अभी वो इधर उधर देख रही थी कि अबीर ने उसे बुलाया। हूर, सब ठीक है ना? क्या देख रही हो?
हूर फ़ौरन सही होकर बैठी और बोली, जी आप भी सब ठीक है, मैं तो बस ऐसे इधर उधर देख रही थी। उसने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा। इतने में उनकी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हुई और वो सब उठ खड़े हुए जहाज़ में जाने के लिए। हूर ने शुक्र का कलमा पढ़ा। शुक्र है वो यहाँ से जा रही थी। पता नहीं कौन था जो उसके पीछे पड़ गया था। पहले तो उसका इरादा अज़लान को बताने का था, लेकिन अब ऐसा कोई इरादा नहीं था। उस दिन उसने जो अबीर के साथ सलूक किया वो उससे डर गई थी। उसे ये टेंशन होने लगी कि उल्टा वो उसे बेइज्जत ना कर दे। दूसरी तरफ अबीर को अपनी टेंशन थी, पता नहीं अज़लान मेरे साथ क्या सलूक करें। अगर उन्होंने मुझे तलाक, उसे सोच कर ही खौफ आया। नहीं, मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। उन्हें एक बार मेरी बात ज़रूर सुननी होगी, उसने दिल ही दिल में सोचा। अब वो फ्लाइट पर मौजूद थे। कुछ ही देर में जहाज़ टेक ऑफ करने वाला था। अज़लान ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि उसका इंटरकॉम बजा और उसे किसी के आने की इत्तला दी गई। और आने वाली हस्ती का सुनते ही उसने अपने हाथों को सख्ती से बंद किया और उसे अंदर आने की इजाज़त देते फ़ोन रख चुका था। उसने फ़ोन रखा ही था कि सामने से ब्लैक पैंट कोट में मलबूस एक हैंडसम शख्स उसके ऑफिस में दाखिल हुआ और आते ही उसने तंज़न मुस्कुराहट देते अपने डिम्पल्स की नुमाइश की, जो अज़लान खानज़ादा को सख्त नागवार गुजरी। क्यों आए हो तुम यहाँ? उसके मुस्कुराहट उछालने पर अज़लान अपनी कुर्सी से उठता ढाड़ा। रिलैक्स साले साहब, इतना गुस्सा किस बात का है? सुना है निकाह करके आ रहे हो? बीवी को वहीं छोड़ते हुए उसने उस पर तंज का तीर चलाया। यानी उस तक खबर पहुंच चुकी थी और वजह भी यकीनन वो जानता होगा। उसकी ये बात सुनने थी कि वो उस तक पहुंचता उसका गिरेबान पकड़ चुका था। अपनी हद में रहो हसनाल खानज़ादा, भूलो मत कि मेरी जिंदगी में दखल देने वालों का क्या हाल करता हूँ मैं। उसकी इस बात पर वो हंसता अपना गिरेबान छुड़वा चुका था और जाकर उसके ऑफिस में मौजूद सोफे पर बैठ गया। मुझसे बेहतर तुम्हें और कौन जानता होगा अज़लान खानज़ादा, तुम अब भी नहीं बदले। एक तरफा सच पर यकीन करके हमेशा नुकसान उठाते हो। खैर मुझे क्या, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, वो अब संजीदा हुआ। मैं तुम्हें यहाँ कुछ और याद दिलाने आया। सुना है मेरी बीवी 18 की हो गई है। उसका इतना कहना था कि वो एक बार फिर गुस्से से उस तक पहुंचा। उसका असल मकसद उसे याद आ गया था उसके यहाँ आने का। खबरदार जो मेरी बहन का नाम भी अपनी ज़ुबान से लिया, जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा तुम्हें मैं। हसनाल खानज़ादा, भूल है तुम्हारी कि मैं अपनी बहन की रुखसती तुम जैसे शख्स के साथ होने दूंगा। वो उसकी अहमकाना बात सुनकर हंसा था। अज़लान खानज़ादा, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं भी एक खानज़ादा हूँ जो अपनी मंग तक नहीं छोड़ता, और तुम्हारी बहन तो मेरी मनकूहा है, ये बात याद रखना। उस वक्त उसका लहजा गुस्सीला था, मजाक की कोई रमक नहीं थी। मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरी बहन की रुखसती कैसे करवाते हो। याद रखना, मेरे हाथ सबूत लगने की देर है और तुम्हारा ये निकाह मेरे माँ बाप खुद खत्म करवाएंगे। इन योर ड्रीम्स। तुम्हारे हाथ अगर कोई सबूत लगना होता ना तो अब तक लग चुका होता। अज़लान खानज़ादा साहब, अभी तो मैं सिर्फ पाकिस्तान से आया हूँ। एक माह के अंदर अंदर अब मैं अम्मी अब्बू को भी लाऊंगा। जो करना है कर लो, खुली धमकी दे रहा हूँ, छुप कर वार नहीं करूँगा। वो ये कहता अपने ग्लासेस लगाता जाने से पहले उसे एक दफ़ा फिर मुस्कुराहट उछालना नहीं भूला। माजी, अज़लान और हसनाल हमजाद हम उम्र तायाजाद थे और गहरे दोस्त भी। बचपन में जब अज़लान का निकाह अबीर से हुआ था तो दूसरी तरफ हसनाल का निकाह हूर से हुआ था। हूर की उम्र उस वक्त 7 साल थी। अगरचे अज़लान का निकाह ज़बरदस्ती किया गया था, लेकिन हसनाल का निकाह उसकी रजामंदी से किया गया था। उसे हूर बचपन से ही पसंद थी। शायद उसकी एक वजह यह भी थी कि हूर की पैदाइश के साथ ही उसके जहन में ये बात डाल दी गई थी कि हूर सिर्फ उसकी है। वो हूर के लिए बहुत पॉजेसिव हो चुका था। उसका किसी के साथ खेलना भी उसे बर्दाश्त नहीं था। उनके निकाह के बाद अज़लान अमरीका चला गया और उसकी वजह से मीर खानज़ादा भी अमरीका शिफ्ट हो गया अपनी सारी फैमिली समेत। हूर फिलहाल अभी तक अपने निकाह से लाइल्म थी और उसे लाइल्म इस वजह से भी रखा गया ताकि वो बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी तालीम मुकम्मल कर सके। अज़लान जब 22 साल का था तो वो एक बार फिर अकेला पाकिस्तान गया और उसके पाकिस्तान जाने के बाद कुछ ऐसा अज़लान और हसनाल के दरमियान हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे और ये बात उनके वालिदैन तक नहीं जानते थे। अज़लान के निकाह पर हसनाल के वालिदैन शिरकत नहीं कर सके क्योंकि वो उम्रा करने गए हुए थे और दूसरी तरफ मीर साहब के बुलाने के बावजूद भी हसनाल निकाह में नहीं आया था और बहाना बनाकर उन्हें टाल गया। उसकी वजह यही थी कि उसने अज़लान के साथ हुए झगड़े के बाद कसम खाई थी कि अब दोबारा तब उनके घर में कदम रखेगा जब वो हूर खानज़ादा की रुखसती करवाएगा। अबीर लोगों की फ़्लाइट को लैंड हुए आधा घंटा हो चुका था और अब वो अपना सामान पिक कर रहे थे। सामान रिसीव करने के बाद वो सारे अब अमेरिका के एयरपोर्ट से बाहर निकले, जहां पहले से मौजूद गाड़ी उनका वेट कर रही थी।
जहाँ पहले से मौजूद गाड़ी उनका वेट कर रही थी। अब वो लोग गाड़ी में बैठ चुके थे और गाड़ी अब अपनी मंजिल की तरफ रवां थी। अबीर का दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। वो लाख कोशिश के बाद भी खुद को रिलैक्स नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ हूर भी परेशान बैठी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सारी फ्लाइट में किसी की नज़रों में थी। अब उसे कौन बताता कि उसका शोहर उसके साथ ही फ्लाइट पर आया था। लैंड होते ही सबसे पहले अजलान को अपने दर्शन करवाए थे। गाड़ी अब उनके वसी और इस बिल्डिंग के सामने रुकी थी। मीर और हलीमा बेगम पहले उतरे, हूर भी उतर चुकी थी और अब अबीर की बारी थी। अबीर ने जैसे गाड़ी से कदम बाहर निकाला, हवा का ठंडा झोंका उसके बदन से आन टकराया। उस वक्त अमेरिका में शदीद सर्दी चल रही थी, बर्फ़ पड़ी हुई थी। वो बर्फ़ की दीवानी थी। उसका ख्वाब था मरी जाना और वहाँ स्नोफॉल को एंजॉय करना। अब उसका वो ख्वाब अमेरिका की सूरत में पूरा हो रहा था, लेकिन वो टेंशन की वजह से ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। चलो अबीर बेटा, अबीर को रुके देख, मीर साहब ने उसे चलने को कहा। और अब वो इस्पात में सर हिलाती उस वसी और इस बिल्डिंग की लिफ्ट की तरफ बढ़ी, जहाँ पहले ही हलीमा बेगम और हूर उनका इंतज़ार कर रहे थे। उस वक्त वो अपने फ्लैट में मौजूद थे। फ्लैट बहुत वसी और अरीज था। ये सारी बिल्डिंग असल में खानज़ादा मिल्कियत की थी। वो इस फ्लैट का जायज़ा ले रही थी। उस फ्लैट में 3 कमरे थे, साथ ही ओपन किचन भी मौजूद था। अभी वो जायज़ा ले रही थी कि हलीमा बेगम बोली, अबीर बेटा थोड़ी देर बैठो, आराम करो, फिर मैं आपको आपके फ़्लैट में छोड़ आती हूँ। आराम से फिर रेस्ट करना, क्योंकि यहाँ तो अजलान ने अपने कमरे का कचूमर निकाला हुआ है। वो ज़्यादातर अपने फ्लैट में ही रहता है और यहाँ अबीर को एक और टेंशन लाहक हुई, ये सुनकर कि अबीर को अजलान के साथ अकेले रहना होगा और वो उसके साथ क्या सलूक करेगा वो नहीं जानती थी। इसलिए बोली, मामा मुझे आप लोगों के साथ रहना है, मैं अजलान के साथ अकेले नहीं रह सकती। वो पता नहीं मेरे साथ कैसा सलूक करें। वो अपने खौफ को ज़ुबान पर लाए। अबीर बेटा मेरी बात गौर से सुनो। अव्वल तो अजलान ने आपसे कुछ कहा तो हम इधर ही हैं, सिर्फ एक दरवाजे का फ़र्क है। दूसरा बच्चे, डरना छोड़ दो। आपको अब मजबूत बनना है, अपनी बेगुनाही उसके सामने साबित करनी है। और वो भी उसे बहुत कुछ समझा रही थी, लेकिन उसे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे सिर्फ ये पता था कि उसे अजलान के साथ अकेले घर में रहना है। मजीद साहब उस वक्त अंधेरे कमरे में मौजूद थे। रुकैया के अल्फाज उनके जहन में घूम रहे थे। उन्हें आज अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अगरचे उन्होंने अबीर को हर एक चीज़ वापस कर दी थी, लेकिन अब पानी उनके सर के ऊपर गुजर चुका था। रुकैया उनके हाथों से निकल चुकी थी। उनका किया उनके सामने उनकी बेटी की सूरत में खड़ा था। अबीर के जाने के बाद रुकैया काफ़ी बदतमीज़ी करती अपने आवारा दोस्तों के साथ जा चुकी थी। रेहाना बेगम ने भी उसे नहीं रोका। उनकी आंखों पर तो जैसे पट्टी बंधी थी। उन्हें अपनी औलाद की हरकतें तो जैसे नज़र ही नहीं आती थी। रुकैया उस वक्त अपने दोस्तों के साथ एक होटल रूम में बैठी थी और उनके सामने ड्रग्स काफ़ी मिकदार में मौजूद थी, जिसे वो सारा ग्रुप आराम से इस्तेमाल कर रहा था। ओए रोकी, मुझे एक और पैकेट दे, आज मैं ये लेकर अपने होशो हवास से बेगाना हो जाना चाहती हूँ। उसकी इस बात पर सबने कहका लगाया। वो लोग उस वक्त अपने होशो हवास में बिल्कुल नहीं थे। बाहर क्या हो रहा था उन्हें इससे कोई सरोकार न था। वो ड्रग्स के नशे में अब गैर अखलाकी हरकत करने लगे। उनके ग्रुप में टोटल 3 लड़कियां और 3 लड़के शामिल थे, जो बाहर बज़ाहिर तो खाली दोस्त होने का दिखावा करते, लेकिन बंद कमरों में अपने नफ्स को इकट्ठे गैर अखलाकी हरकतों के जरिए वो सब जिसका रेहाना बेगम ने अबीर पर इल्ज़ाम लगाया, उस सब में तो असल में उनकी अपनी बेटी शामिल थी। शायद ये उनके लिए कुदरत की तरफ से इंसाफ था। यही इसीलिए तो कहते हैं कि किसी के बारे में ऐसी तोहमत नहीं बांधनी चाहिए कि कल को वो आप अपनी औलाद के ज़रिए पूरी करें। अबीर और हलीमा बेगम उस वक्त अजलान के अपार्टमेंट के सामने मौजूद थे। हलीमा बेगम अब अपार्टमेंट का लॉक खोल रही थी। लॉक खोलने के बाद वो पीछे हटी और उसे अंदर जाने का इशारा किया। बेटा आप अंदर जाओ, 10 बजने वाले हैं, अजलान भी आता होगा। मैं जाती हूँ, अब बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। अबीर ने इस बात में सर हिलाया और अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए और हलीमा बेगम चाबियाँ लेते वापस जा चुकी थी। अजलान के घर की एक चाबी उनके पास भी मौजूद रहती। जब उन्हें सफाई करवानी होती तो अपार्टमेंट की सफाई करवा देती। हलीमा बेगम जा चुकी थी और अब वो दरवाजे पर खड़ी थी। अब उसने हौसला जमा करते अपने कदम अंदर बढ़ाए। सामान पहले मुलाजिम रख के जा चुका था। वो अपार्टमेंट बहुत खूबसूरत था। दूसरे अपार्टमेंट की तरह ये भी 3 कमरों पर मुश्तमिल था। कमरों के सामने एक टीवी हॉल था, जिसमें बहुत बड़ा खूबसूरत टीवी नस्ब किया गया था। सामने ओपन किचन था। अबीर उस वक्त पूरे अपार्टमेंट का अच्छे से जायज़ा ले रही थी।
उसने अब अपने कदम कमरों की जानिब बढ़ाए। वो पहले कमरे में दाखिल हुई तो उसमें अजलान का ऑफिस था। शायद यहाँ से वो घर बैठकर ऑफिस का काम करता था। अब उसने अपने कदम साथ वाले कमरे की तरफ बढ़ाए। उसने उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो एक निहायत खूबसूरत बेडरूम था। दरवाजे के बिल्कुल सामने बेड पड़ा था और बेड के ऊपर अजलान की तस्वीर आवेज़ां थी, जिसमें वो बड़ी शान से खड़ा मुस्कुरा रहा था। पीछे कोई खूबसूरत सी जगह थी, शायद वो उसकी किसी ट्रिप की फ़ोटो थी। बेड के दाएं जानिब खिड़की मौजूद थी जिसके साथ सोफ़ा रखा था, जबकि बाएं जानिब ड्रेसिंग थी और ड्रेसिंग के साथ ही एक दरवाज़ा था, शायद वो वॉशरूम था। उसने तीसरे कमरे को बाद में देखने का सोचते बाहर की जानिब कदम बढ़ाए ताकि अपना बैग ला सके और कपड़े निकाल कर फ्रेश हो। वो अब रूम से निकली और मुश्किल से बैग को घसीटती अंदर लाई थी। उसने अब उसमें से एक नाइट ड्रेस निकाला जो कि पर्पल कलर का था। उस वक्त वो आने वाली आफत को भूल चुकी थी। उसने बैग वहीं छोड़ते अब वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन ये क्या, ये वॉशरूम नहीं था, ये एक ड्रेसिंग रूम था। ड्रेसिंग रूम में ड्रेसिंग टेबल और कबर्ड मौजूद थे और सामने वॉशरूम का दरवाज़ा था। अब उसने अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ाए और दूसरी तरफ अजलान की गाड़ी बिल्डिंग की तरफ आकर रुकी। वो अब अपनी गाड़ी से उतरते लिफ्ट की जानिब बढ़ा। कुछ ही सेकंड्स में वो अपने अपार्टमेंट के सामने मौजूद था। उसने देखा कि आज उसके वालिदैन के अपार्टमेंट की लाइट्स ऑन थी, यानी वो आ चुके थे। पहले उसने कदम वहाँ की तरफ बढ़ाए, लेकिन फिर उनका थप्पड़ याद करते वो अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ा। उनसे नाराज़ था वो। उसने जैसे ही कदम अंदर रखा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन वो इग्नोर करते किचन की तरफ बढ़ा ताकि कुछ खा सके। अब वो कल के बने चावल लेकर खाने लगा था बैठकर। अभी रलवी, तुम्हारी वजह से मुझे कल के बने चावल खाने पड़ रहे हैं, और तो और आज पहली दफ़ा मेरे माँ बाप की तरफ मैं नहीं जा सका, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसने खाना खाते उसको कोसा और फिर अपनी प्लेट उठाकर फेंकी, और वो कांच की होने की वजह से टूट चुकी थी। कुछ टूटने की आवाज़ सुन अबीर भी अंदर कमरे में लर्जी। वो अभी फ्रेश होकर निकली थी। प्लेट की आवाज़ सुनते उसे अंदाज़ा हुआ कि बाहर अजलान आ चुका और अब वो लाजमन कमरे में भी आएगा। उसने इधर उधर देखा कि कहीं उसे छुपने की जगह मिले कि वो आने वाले तूफान से बच सके। और अब वो लाजमन कमरे में भी आएगा। अब उसने इधर उधर देखा कि कहीं उसे छुपने की जगह मिले कि वो आने वाले तूफान से बच सके। उसे उस वक्त बालकनी का दरवाज़ा ही नज़र आया जो खिड़की के साथ मौजूद था। अभी वो लरजते कदमों के साथ बालकनी के दरवाजे तक पहुंची थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और साथ ही उसकी जान लर्जी।